हेलो। आवाज चेक करो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। 6 क्लासेस हम कर चुके हैं, साथ ही अब 2 क्लासेस हमको ज्योग्राफी की करनी है। मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 होंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो आपको बार बार रिवाइज मतलब कि अंतिम समय पर कर लेने चाहिए, या आप जिनको करना चाहिए था अब तक। ठीक है। त्रिपाठी, परिधि, मयंक कुमार, राजा राम, नेहा कुमारी, कृष्णकांत, अजय, कृष्ण मोहन, सबनम, अमित सिंह, एसएससी पॉजिटिव, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सामने। भारत अब स्थित है, जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पर है ग्लोब पर? इंडिया की जो लोकेशन है वो ग्लोब पर कहाँ पर है बताएंगे। ये 0 डिग्री लाइन होती है बिल्कुल बीच में, आप सारे जानते हैं, ठीक है, जिसको विषुवत रेखा भी हम बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, भारत जो है आपका, वो ये नॉर्दर्न हेमीस्फेयर है, ये साउदर्न है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। भारत किस गोलार्ध में? तो आप कहेंगे भैया उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ के करीब पर भारत की लोकेशन है। ठीक है। तो अंशांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण की ओर है आपका। आप कहेंगे नहीं भैया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तर में ही है, यानी नॉर्दर्न में ही है सारा का सारा। क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्त आपका कि ये लाइन कौन सी होगी, ये 8 डिग्री 4 मिनट होगी, और ये जाता है आपका 37 डिग्री, यानी कि ये लाइन कौन सी होगी, ये 37 डिग्री होगी, 37 डिग्री 6 मिनट होगी। अब मुझे एक बात बताइए कि 23 डिग्री इनके बीच में ही रही होगी या नहीं, जिसको हम साइज 23.5 डिग्री कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 8 और 37 यानी कि 8 और 37 के बीच में होगी या नहीं होगी, आप बताएं एक बार, यस और नो। इसीलिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? वो भारत से होके गुजरती है। तो क्या बोलेंगे, ये दक्षिण का कोई मतलब नहीं होता भैया, यहाँ उत्तर से दक्षिण का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ दक्षिण का कोई मतलब यानी साउथ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं भारत की, मुझे बताइए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है साथी, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है भारत की, वो कितनी है दोस्त? क्या कहेंगे? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, कितनी लंबाई है? तो नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर है? तो आप कहेंगे नॉर्थ टू साउथ है भैया आपका कितना? तो आपका आंसर आना चाहिए 3214 किलोमीटर होती है, 3214। और अगर मैं कहूँ ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, क्या बोलेंगे आप, कितनी भारत की लंबाई है? तो आपका आंसर आएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर होती है। अगर मैं इस सारी जमीन को साथी, हम अगर बात करते हैं आपका, क्या बात करें, इस सारी लंबाई बात करें हम, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे भैया जो आपका लैंड बॉर्डर्स हैं भारत के, जो स्थलीय सीमा है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। जानते हैं इस बात को? अब इंडिया का एरिया बताइए, एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल में रैंक कितनी है हमारी? तो आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, यानी किलोमीटर स्क्वायर। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया होता है। और कितनी रैंक है हमारी एरिया में? 7th रैंक है। कितनी रैंक है हमारी एरिया में? 7th रैंक है। ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 6th रैंक किसकी है? 6th रैंक किसकी है? आप सारे दोस्तों को पता होना चाहिए कि इधर क्या है आपका, इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और इधर दोस्त क्या है आपका, अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। ठीक है। ए फॉर अरब और बी फॉर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से दोस्त अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और अरब सागर से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर गुजरात आपका, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र आपका, महाराष्ट्र से नीचे आपका साथी क्या बोलेंगे, गोवा, फिर आपका कर्नाटक है इधर, और इधर क्या आ जाता है आपका, फिर केरला आ जाता है। तो इधर कितने बनाते हैं? 5। फिर इधर आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल।
बैंक आपका बे ऑफ बंगाल से कितने, चार स्टेट बॉर्डर आपका बनाते हैं। और अरेबियन सी से कितने स्टेट, 5 स्टेट। भारत का मैप तो सबने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है? यहाँ पर क्या आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर क्या आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इधर क्या आता है साथी आपका, बोले जरा। तमिलनाडु से ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, जानते हैं? ठीक है। अब बात आती है कि आपका अंडमान निकोबार किधर है, बताएंगे? अंडमान निकोबार भी है, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार किधर है आपका, इधर है। और अगर बात करते लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप किधर है, तो वो अरेबियन सी में है। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 9 डिग्री चैनल, अब मैंने आपको एक बात बताई कि भैया जो ये भारत है, ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। जी भैया, इस बात को समझ गए। तो 9 इसके बीच में मौजूद होगा कहीं या नहीं होगा? 9 जो होगा वो 8 और 37 के बीच में होगा या नहीं होगा, बताएंगे आप? तो आप कहेंगे जी भैया 9 जो है वो 8 से ऊपर होगा। तो भारत के ही किन द्वीपों के बीच से गुजरता है? तो भारत के कौन कौन से द्वीप हैं, क्वारत्ती और साथ ही आपका मिनिकॉय के बीच में, क्वारत्ती और मिनिकॉय। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच से गुजरता है। अच्छा, ऐसे ही कुछ डिग्रीज और पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा 10 डिग्री किस किस के बीच में है, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? तो 10 डिग्री जो चैनल है आपका वो किस किस के बीच में है? एक तो साथी आपका जो लघु अंडमान है, स्मॉल अंडमान, क्या बोलेंगे उसको, स्मॉल अंडमान बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, जरा बताओ? कार निकोबार, कार निकोबार को कार निकोबार ही बोलेंगे। इन दोनों के बीच में है आपका 10 डिग्री, 10 डिग्री साथ ही आपका। ऐसे ही फिर 11 डिग्री चैनल पूछा जाता है, वो किस किस के बीच में है? अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में। अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप जो लक्षद्वीप में है, और साथ ही आपका किसके बीच में, कन्नौर, इन दोनों के बीच में आता है। ये दोनों बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और 8 डिग्री तो बहुत फेमस है, किस किस के बीच में? आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। सर एमटीएस में मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, हो जाएगा दोस्त, डोंट वरी सर, पढ़ते रहिए, बस धीरे धीरे होता है स्कोर इंक्रीज, ऐसे नहीं होगा। अभी प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे एमटीएस के लिए, डोंट वरी, ठीक है। और 2 तारीख के आसपास से है ना, 1 2 के पास, 2 से लेके आते हैं प्रैक्टिस सेट आपकी। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, या फिर तट से, तट का मतलब क्या है आपका, जो कोस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के साथी जो तटीय एरिया है, तो तट की अगर हम बात करें आपका, तो तट से किसकी पूछ रहा है, टेरिटोरियल जो साथी आपका बॉर्डर्स है, तो टेरिटोरियल कहां तक होता है आपका, 12 समुद्री मील, किलोमीटर नहीं माइल। 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 माइल में तो आप बोलेंगे भैया 100 नहीं, 100 नहीं, 1852 होते हैं, 1852 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 माइल, माइल में क्या जहां पर नापा जाता है आपका, समुद्री मील है ना ये, तो ये क्या है आपका, अगर सिर्फ मील की बात करूं, अगर वो समुद्री मील ना हो, तो 1 मील में फिर हो जाते हैं 1600 मीटर। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं 1 नॉटिकल माइल की, एक समुद्री मील की बात कर रहा हूं, 1 नॉटिकल माइल की बात कर रहा हूं, तब हो जाते हैं 100, क्या बोलेंगे आपका, 1852 मीटर हो जाते हैं, 1852। तो यहां से अगर मैं शुरू करूं और मैं जाऊं कहां तक आपका, तो आप कहेंगे भैया आप जाएं पहले 12 नॉटिकल माइल, एनएम बोलते हैं, एनएम। तो 12 एनएम पर क्या होता है, ये भारत की बॉर्डर है, कैसी आपका भैया, टेरिटोरियल। अगर मैं 24 किलोमीटर तक जाऊं यहां से आपका 24 किलोमीटर, तो जो 24 किलोमीटर है इसको बोलते हैं हम आपका क्या, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल यानी कि आपका कंटीजियस जोन होता है, कंटीजियस जोन होता है आपका। और अगर हम बात करते हैं दोस्त आपका, एक और बॉर्डर होती है तीसरी, जो होती है आपका 200 नॉटिकल माइल तक। और 200 नॉटिकल माइल तक जो बॉर्डर है भारत का, उसको हम बोलते हैं आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
हर देश के समुद्र पर अधिकार होते हैं ना, अपना नजदीकी समुद्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अच्छा कौन डिसाइड करता है ये बताइए जरा। एक्सक्लूसिव, इतना एरिया होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। कौन डिसाइड करता है बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे भैया इसको डिसाइड किया गया था 1982 में। कब डिसाइड किया गया था? 1982 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम बोलते हैं अंक्लॉस, अंक्लॉस संधि के अनुसार। अब अंक्लॉस संधि क्या कहती है? आपका यूनाइटेड, पहले इसका नाम पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस आपका C4 कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये बॉर्डर मेरी है, ये मेरी है, इसको लेकर के लड़ाई हो जाए, तो उसके लिए अंक्लॉस संधि हुई। कैसे कैसे डिवाइड किया, नंबर याद रखेंगे, 12, 24, 200, 12, 24, 200। ठीक है रागनी यादव, बहुत थैंक यू। ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है भैया? 8 राज्यों से गुजरती है। क्या बोलते हैं? मित्र पर घमचा झार, मी से मिजोरम होता है, त्रे से त्रिपुरा होता है, पै से आपका साथी पश्चिम बंगाल होता है, तो मणिपुर नहीं आता। मित्र पर रे से राजस्थान हो जाता है, तो 3 तो लिखे ही हुए हैं, राजस्थान हो जाता है। ठीक है, गे से क्या हो जाता है आपका भैया? गुजरात हो जाता है, गुजरात हो जाता है। ठीक है, गम छा, मैं से क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी या नहीं गुजरेगी बताएंगे? गम छा छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। मित्र पर गमछा झार, ऐसा बोलते थे ना। मित्र, मी से मतलब आपका साथी क्या हो गया? मिजोरम हो गया। त्रा से आपका साथी त्रिपुरा हो गया, पै से आपका पश्चिम बंगाल हो गया। आपका मित्र पर गए में गम छा झार, झारखंड हो गया। 8 राज्यों से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती होगी? अब आप समझ ही गए भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर है भैया, यहाँ से गुजरती है। 8 डिग्री से शुरू होकर और आपका 37 डिग्री तक मैंने बताया आपको भैया, 37 डिग्री तक जाएगा इंडिया। तो 37 डिग्री तक जब जाता है तो 23 डिग्री किसके पास ज़्यादा होगी बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया लगभग बीच से ही होती है। तो कौन कौन से मिलेंगे? 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ऑप्शन सी एकदम से ठीक हो गया। कितने से गुजरती है ये? 23.5 डिग्री। इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री एन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। एक आपका साथी, ये तो जानते होंगे ना, पड़ी हुई रेखाएं अंशांश होते हैं, उनको लॉन्गिट्यूड हम कहते हैं। खड़ी हुई रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, उनको लैटिट्यूड हम कहते हैं। भारत से एक लाइन और गुजरती है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अंशांश नहीं। तो कहाँ से गुजरती है आपका 22.5? क्या बोलेंगे भैया? कहाँ से गुजरती है? इधर से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5, 82.5 डिग्री जो साथी आपका क्या बोलेंगे ईस्ट लैटिट्यूड है, पूर्वी देशांतर है, वो कितने राज्यों से गुजरता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कितने राज्यों से गुजरता है? तो आप कहेंगे भैया 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ CH4, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा होता है आपका, और एक होता है इसमें आंध्रा। आंध्रा हम अक्सर बोलते हैं यूपी में छत उड़ी आंधी में। तो यूपी एमपी, यहाँ यूपी से, यूपी के नीचे फिर साथ किनारे एमपी से होकर के, एमपी से होकर के फिर आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि एमपी से ही बना, और फिर उसके नीचे आपका उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए ऐसे समुद्र में। तो 82.5 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया, वेरी गुड भैया। 5, 5, 5, 5, बहुत शानदार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच मतलब, ग्रीनविच किसको बोलते हैं? ग्रीनविच कहाँ पर है भैया? ब्रिटेन में है, लंदन में है, हम जानते हैं उसको। भारत का समय उससे 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कहाँ से लिया गया है आपका? भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया? आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिए। तो ग्रीनविच जो होता है जहाँ से टाइम की कैलकुलेशन होती थी, मैंने आपको बताया था भैया, एक जयसिंह थे, उन्होंने 5 वेधशाला बनवाई थी। कितने जंतर मंतर बनवाए थे? तो वो टाइम कैलकुलेशन के लिए ही थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब किस में बताना? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी एरिया घटता हुआ होना चाहिए।
तो सबसे पहला किसका होता है बताएं भैया? सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो आप कहेंगे भैया भारत में तो सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान है, तो 3 ऑप्शन में आता है राजस्थान। ऐसे सबके एरिया थोड़ी याद रख लोगे तुम, एमपी का कितना एरिया है, तो आप कहेंगे भैया सबसे बड़ा एमपी, एमपी तो ये तो दोनों कट के हो गए, क्या बोलेंगे, सॉरी एमपी, एमपी कह रहा हूँ, सबसे बड़ा किसका होगा क्षेत्रफल? राजस्थान का होगा, तो राजस्थान का हो जाएगा। तो राजस्थान के बाद में अब ये देखिए कौन आता है, राजस्थान के बाद में आता है आपका एमपी, तो 3 के बाद में आपका 2 किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और स्टेट का कैसे हम देखते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होता है? अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। राजस्थान के बाद में जो बड़ा क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद में थर्ड पे आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और फोर्थ पे आता है आपका यूपी, और फिफ्थ पे आता है आपका आंध्रा, ठीक है। ये 5 आपको पता होने चाहिए। आंध्रा आता है, ठीक है, आंध्रा आ जाता है। तो क्या बोलेंगे, राजस्थान 1 पर आ गया, राजस्थान आपका 1 पे आ जाएगा, मध्य प्रदेश 2 पे आ जाएगा, महाराष्ट्र 3 पे आ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र तो ऑप्शन में दिया नहीं, यूपी आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 पे कौन आ जाएगा? आपका यूपी आ जाएगा, और आंध्रा 4 पर आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारा, देखें जरा। आप कहेंगे भैया ये बन जाएगा हमारा 3 2, ठीक है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, नहीं ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ये हमको रिवर्स करने पड़ेंगे तब हमारा ठीक बनेगा। 3 2 4 1, ये परफेक्ट होगा। 3 2 4 1, देखें जरा, ठीक है ना, अब ठीक होगा ये 3 2 4 1, वो ऑप्शन में मिस्टेक है। क्या बोलेंगे? जी भैया हम इस बात को जानते हैं। ऐसे ही मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा स्टेट होगा? सबसे छोटा, जैसे राजस्थान है सबसे बड़ा है, तो इसका एरिया एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर होता है, 3,42,000, ठीक है। और जैसे सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया में? सबसे छोटा, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया वो है आपका गोवा। गोवा का क्षेत्रफल कई बार, गोवा का एरिया 3702 किलोमीटर स्क्वायर, ये ना जाने कितनी बार एसएससी ने पूछा है, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे बड़े का पता होना चाहिए आपको। जैसे सबसे बड़ा यूटी कौन सा है बताएंगे, तो आप कहेंगे लद्दाख है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ सबसे छोटा यूटी, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप है, सबसे छोटा पता होना चाहिए। लक्षद्वीप का एरिया कितना, अगर वो छोटा है तो 32 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया होता है, ठीक है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी है जो भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। गुरला मानधाता, नामचा बरवा भारत में है क्या? जी भैया ये अरुणाचल और तिब्बत की बॉर्डर पर है, अरुणाचल, अरुणाचल के बॉर्डर पर है। कामेत की बात करते हैं भैया, उत्तराखंड में हो गया। नंगा पर्वत कहां पर है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, ठीक है। तो कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरला मानधाता नहीं है, गुरला मानधाता चाइना की चोटी है, चीन की चोटी है। चाइना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन बताएगा? आपको बताई थी मैंने। जैसे केटू है, केटू कहाँ पर स्थिति है इसकी? तो आप क्या बोलेंगे? केटू भैया कराकोरम श्रेणी कहाँ पर? आपका जम्मू और कश्मीर में सबसे ऊंचा है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है बताएं? कंचनजंगा भारत में है या नहीं है? जी भैया सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। इसके बाद में यही सबसे ऊंची चोटी है, इसका कितना है? 8,611 मीटर है। कंचनजंगा की बात करते हैं, उसका 8,586 है मीटर में। इसके बाद में आपका आ जाता है नंदा देवी, नंदा देवी जो उत्तराखंड का है, नंदा देवी उत्तराखंड 7816, ठीक है, 7816 किलोमीटर। इसके बाद में आपका कामेत आ जाता है 7756, 7756 मीटर होता है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में जो दिया हुआ है, इधर स्टेट दिए हुए हैं, उधर उस स्टेट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की डोडा बेट्टा है या नहीं है, बताएंगे एक बार, सारे दोस्त उत्तर करें। तो आप कहेंगे जी भैया तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है, और डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है नीलगिरी पर 2637 मीटर है। कहाँ पर पड़ती है डोडा बेट्टा? ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों पर, जिनको हम ब्लू माउंटेन कहते हैं, क्लास में ही हमने किया। नीलगिरी पहाड़ी क्या बोलते हैं इनको हम? इनको भैया हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कितने मीटर की है राजस्थान में गुरु शिखर? 1722 मीटर की है आपका,
1722 मीटर की है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की साथी आपका सारामती है, हाइट पता नहीं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो धूपगढ़ की चोटी है, धूपगढ़ की चोटी, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 1350 मीटर हाइट है इसकी, 1350 मीटर, ठीक है। और ये जो धूपगढ़ चोटी है ये कहाँ पर पड़ती है आपका, बताएंगे। धूपगढ़ चोटी जो एमपी की है, क्या बोलेंगे, किस श्रेणी का हिस्सा है, तो आप कहेंगे भैया ये सतपुड़ा में है, सतपुड़ा से, ठीक है, सतपुड़ा से। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखिए, ऊंची चोटी पूछी जाती है। जैसे आपका मुझे बताइए यूपी का सबसे ऊंचा चोटी पीक कौन सा है, तो आप कहेंगे अमसोत है भैया, यूपी की सबसे ऊंची चोटी। ऐसी अलग अलग पूछ ली जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। भैया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इंडिया में थोड़ी है ना प्रशांत राजपूत, हम इंडिया की बात कर रहे थे, है ना। नो क्रेक, ये साथी आपका जो आपका पहाड़ी स्थलों पर अगर हम बात करें जो हमारे हॉट स्पॉट बने हुए हैं उनकी, उनसे क्वेश्चन है हॉट स्पॉट से। नो क्रेक, मैंने कहां पर बोला था, नो भैया क्रेक मत करो मुझे, मैं तो घायल हो गया। नो क्रेक, मेघालय। अगस्तमलाई की अगर हम बात करें आपका, अगस्तमलाई की तो ये केरल का हो गया, ठीक है, केरल रूट वर्ड में ही आते हैं आपका। मलाई तमिलनाडु में आते हैं। नंदा देवी कहाँ का है साथी आपका, उत्तराखंड का है। दिहांग दिबांग कहाँ का है आपका, अरुणाचल का है। तो क्या बोलेंगे हॉट स्पॉट हमारे, 3 नहीं सॉरी 3 नहीं 4, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं, इलायची पहाड़ियां। जी भाई साहब अंकित, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। किस प्रदेश में इलायची, इलायची जिसको हम बोलते हैं कार्डमम हिल्स, कार्डमम भी कहा जाता है इसी को, क्योंकि इलायची को ही कार्डमम बोलते हैं। तो तमिलनाडु में है आपका, जी भैया, इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, तमिलनाडु से भी ये भी पूछ लेता क्या केरल में भी इनका कुछ हिस्सा है, जी भैया। तो ऑप्शन में तो भैया दोनों मिलते हैं, तमिलनाडु और केरल। तो हमेशा इसको आप याद रख लेना कि तमिलनाडु में इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस वजह से कभी दोनों ऑप्शन भी आ जाएं तब भी आप आंसर तमिलनाडु चुनोगे। एग्जामिनर हालांकि बचता है उस बात से, याद रख लेना ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। लेकिन भैया दोनों आ गए तो क्या बोलेंगे, कभी एग्जामिनर देता नहीं लेकिन पूछा गया है तो, लेकिन क्या बोले कमीशन ने क्या माना आपका, तमिलनाडु को माना। केरल के किस हिस्से में इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं, तो आप कहेंगे साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व में। और तमिलनाडु का किस हिस्से में, तो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में, ठीक है। ऐसे मुझे बताओ बिलारी हिल्स कहां पर है इंडिया में, घोसी हिल्स बताओ। बिलारी हिल्स की अगर हम बात करते हैं, बिलारी की जो पहाड़ियां हैं, बिलारी हिल्स कहां पर है, तो बिलारी हिल्स आप कहेंगे भैया ये है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में है। बटेश्वर हिल्स भारत में कहां पर स्थित है, बटेश्वर हिल्स, तो बटेश्वर हिल्स आप कहेंगे, बटेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वो बिहार में है। चिन पहाड़ी कहां पर है भारत में, चिन, चिन हिल्स, तो चिन पहाड़ियों की अगर बात करते हैं वो मणिपुर में है, मणिपुर में है। धोसी पहाड़ियों की अगर बात करते हैं हम, धोसी पहाड़ियां कहां पर हैं, धोसी हिल्स, तो आपका आंसर आना चाहिए हरियाणा में है, क्या बोलेंगे, हरियाणा में, हरियाणा में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया आपसे पूछूं मैं, अभी अगले क्वेश्चन में ही आया देखो। गारो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, गारो कहाँ की हिल्स हैं, मिरी हिल्स कहाँ पर हैं, कोली मलाई हिल्स कहाँ पर हैं, और डालमा कहाँ पर हैं। तो गारो हो आपका साथी, आप क्या बोलेंगे, गारो हिल्स जो है हमारी भैया ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया, खासी हिल्स भी कहाँ पर हैं, जयंतिया जिन पर अच्छी खासी बारिश होती है, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, क्योंकि यहाँ की ये ट्राइब्स भी हैं। मिरी की अगर हम बात करते हैं, मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश की है। मलाई रूट वर्ड मैंने बताया केरल और तमिलनाडु के लिए आता है। डालमा की बात करते हैं तो आपका क्या बोलेंगे, झारखंड। तो क्या बन जाएगा देखिए जरा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडियन पेनिनसुला। भाई भारत की आकृति कैसी है, तो आप कहेंगे भैया भारत प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप की क्या डेफिनेशन होती है, एक पेनिनसुला की क्या डेफिनेशन है, जो 3 तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, इधर से और इधर से, 3 तरफ से।
और जो चारों तरफ से, ऐसी बॉडी जो जिसके सराउंडिंग्स में चारों ओर पानी हो, उसको क्या बोलेंगे? चारों तरफ पानी, तो आप कहेंगे उसको कहते हैं भैया हम द्वीप, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भैया एमटीएस में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी गई थी। हाँ, ऐसे भी पूछ लेता है। अब मान के चलो कोई स्टेट दे देगा कर्नाटक की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में ऐसे होते हैं, मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ। कुछ दोस्त बस अपनी तैयारी के चक्कर में इधर उधर इस वजह से फंस जाते हैं। आपके 20 क्वेश्चन आए, मैंने कल भी आपको बताया। आपको ये देखना होगा कि 12 सबके करने के लिए लायक हैं, 8 सबके छोड़ने के लायक हैं। तो पूछा तो क्या क्या जाता है उसका मतलब नहीं है ना? वो हमेशा पूछता है। आप कभी भी एसएससी एग्जाम देखो, हर शिफ्ट में मिलेगा आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाता है। बहुत देखा है उसको, बहुत गहनता से। तो वो छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है, जो छोड़ देता है वो नुकसान नहीं होता। बहुत से अटेम्प्ट कर देते हैं, नुकसान हो जाता है। आगे आएंगे। बार बार एक चीज को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक ही चीज बार बार बताई जाए। तो क्या बोलेंगे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी? तो आप कहेंगे भैया अनाईमुडी है। क्या बोलेंगे? अनाईमुडी है। और अनाईमुडी की हाइट कितनी है आपका? आप कहेंगे 2695 मीटर है। कहां पर है आपका साथी ये आपका? तो आप कहेंगे भैया केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है, बॉर्डर पर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो 2637 मीटर डोडा बेट्टा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आगे आएंगे। गडजात की हिल्स जो है आपका किस स्टेट में है? मांडव की पहाड़ियां किस हिल्स में है? तो क्या गडजात पहाड़ियां उड़ीसा में है? जी भैया। क्या मांडव की जो पहाड़ियां हैं वो साथी आपका महाराष्ट्र में है? नहीं, ये गलत हो गया। तो जो मांडव की पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो भैया गुजरात में। कहां पर है? वो गुजरात में है, मांडव की। नल्ला मलाई की पहाड़ियां आपका साथी आंध्रा, सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम बात करें आपसे, यहां देखना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताओ सतमाला पहाड़ियां कहां पर हैं? सतमाला, सतमाला हिल्स, सतमोला मत कर लेना, बचपन वाली सतमोला, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। मैं आपसे पूछूं दोस्त, कैमूर पहाड़ी कहां पर स्थित है? कैमूर, तो आप क्या बोलेंगे? कैमूर भैया आपका बिहार और एमपी में है, बिहार प्लस एमपी में है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, राजमहल की पहाड़ियां भारत में कहां पर है? राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स हम कहेंगे भैया वो झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। मैं आपसे पूछूं माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, या मैं आपसे कहूं माउंट थुलियर डियो वैली, डियो वैली की हिल्स, या मैं आपसे कहूं सैडल पीक हिल्स, सैडल पीक, सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप समझ गए होंगे भैया ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। मैं आपसे पूछूं दोस्त, आपका पटकाई हिल्स कहां पर है? पटकाई, तो आप क्या बोलेंगे? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत और म्यांमार का बॉर्डर यही बनाती हैं। भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर बनाती हैं, कौन सी हिल्स बनाती हैं? तो आप कहेंगे भैया वो हमारी पटकाई हिल्स बनाती है। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर की बात करें, पठार यानी कि ऊंचा हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में, झारखंड और बिहार में भी है। लेकिन जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में इनका ज्यादा हिस्सा है, लेकिन बिहार में बहुत कम हिस्सा होने की वजह से इसको कहा जाता है ना के बराबर है। तो क्या बोलेंगे आपका? आप इस बात को याद रखेंगे कि हमसे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो कंप्लीटली है, बिहार का थोड़ा सा भाग है, तो मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। ठीक है, नहीं तो आप अक्सर देखोगे तो छोटा नागपुर पठार का थोड़ा सा हिस्सा, आप कहीं भी कोई पेज पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार बिहार में भी है, लेकिन एग्जामिनर जब उसको पूछे तो देखना ना के बराबर हिस्सा और उसी को आंसर मानता है। ठीक है, देखेंगे विवेक सागर। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कहां से है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो क्या बोलेंगे? हिमालय श्रृंखला में,
यहाँ से निकलती है, कराकोरम से निकलती है, या हिंदू कुश श्रृंखला से, या कैलाश श्रृंखला से। तो आप क्या बोलेंगे? कैलाश श्रृंखला, जो कि कहाँ पर है? तिब्बत में है। कैलाश श्रृंखला जो कहाँ पर है? तिब्बत में। कौन से ग्लेशियर से निकलती है ये बताएंगे? कौन सा ग्लेशियर है जिससे आपका, भाई नदियों का जो पानी है वो कहाँ से आता है? ग्लेशियर से। तो आप कहेंगे ग्लेशियर वो बोखरचू है, बोखरचू हिमनद। ग्लेशियर को ही क्या बोलते हैं हम? हिमनद कहते हैं, हिमनद। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सिंधु नदी से एक बात याद आती है, जो हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था वो कितनी तारीख को हुआ था बताएं? डेट पूछ रहा हूं मैं आपसे, ईयर नहीं। सिंधु जल समझौता किस डेट को हुआ था? सिंधु वाटर ट्रीटी। तो क्या बोलेंगे भैया? 19 सितंबर 1960 को हुआ। सिंधु की कितनी साथी आपका ट्रिब्यूटरीज हैं बताएं एक बार? तो आप कहेंगे उसकी जो सहायक नदियां हैं वो 5 हैं, जिनको पंचनद हम बोलते हैं। पंजाब में जो बहती हैं कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब है भैया। वो सिंधु की सहायक हैं। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों को बांटा गया। तो जो इंडिया के हिस्से में आई रिवर वो कौन कौन सी थी? तो इंडिया के हिस्से में आई आपकी, क्या बोलेंगे? VRS, व्यास, रावी और सतलज, VRS। ठीक है। और जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, पाकिस्तान के हिस्से में आई आपका SCJ, यानी कि आपका सिंधु, सिंधु, चेनाब, और आपका चेनाब होता है, चेनाब भी बोल देते हैं, झेलम। अब जब ये संधि से आपका लागू हो गई, भारत के जो साथी आपका प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और उधर पाकिस्तान का अयूब खान, इनके बीच में ट्रीटी हुई थी। किसने इसके लिए मध्यस्थता की थी? तो कौन बीच में आया था? तो आप कहेंगे भैया इसके लिए वर्ल्ड बैंक आया था, उसने वो मीडिएटर बना इसमें, वर्ल्ड बैंक, और उसने ये साइन करा दी। तो जो इंडिया के हिस्से में, यानी इंडिया कितने परसेंट पानी यूज करेगा? 80%। और 20% क्या छोड़ देगा पानी? किसके लिए? वो पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही पाकिस्तान इन नदियों का कितना? 80%। और बाकी 20% किसके लिए छोड़ देगा? वो इंडिया के लिए छोड़ देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोले? ये इनके बीच में था, यानी जो भारत के पक्ष में नदियां आ रही हैं उसका भारत 80% पानी यूज करेगा। ठीक है। और पाकिस्तान के हिस्से में जो पाकिस्तान से बह के जा रही हैं वो क्या बोलेंगे? आपका 80%। सिंधु नदी साथी कहाँ पर जाती है? अरब सागर की बंगाल की खाड़ी? ज्यादातर नदियां अरब आपका बंगाल खाड़ी में जाती हैं, लेकिन अरब सागर में जाने वाली नदियों में जैसे साबरमती हो गई, सिंधु हो गई, आपका सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, पश्चिम की ओर बहने वाली, है ना। आगे आएंगे। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? जो भारत से साथी निकलती ही नहीं है। व्यास नदी भारत की है। सिंधु की जो सहायक नदियां में क्या बोलेंगे भैया? सतलज हो गई ना, सीधे सीधे। सतलज का जो ओरिजिन है वो आपका राकस ताल झील से है। राकस, सॉरी, राकस ताल झील। राकस ताल झील कहां पर है? राकस ताल झील भैया, राकस ताल जो लेक है उससे इसका उद्गम है। और ये राकस ताल कहां पर है? आपका तिब्बत। और इसीलिए कहते हैं कि सतलज जो भारत में प्रवेश करती है, इंडिया में जो इसकी एंट्री होती है वो किस पास से होती है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे इंडिया में ये भैया सिप किला दर्रे से पास करती है। क्या बोलेंगे? सिप किला दर्रा। सिप किला जो पास है, सिप किला दर्रे से प्रवेश इसका भारत में होता है, सिप किला दर्रे से। निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब फैला हुआ है? बिष्ट दोआब। दोआब को पहले तो समझे, दोआब क्या होता है? दोआब बोलते हैं, दो मतलब दो, और आप बोलते हैं, आब एक पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है आपका किसका? जल का, वाटर का। तो दो आब, दो नदियों के बीच में जो भूमि है, जैसे गंगा और जमुना, जहां ये पूरे देश में बहते हुए, पूरे देश में ये बहती हैं आपका साथी, इनके बीच की दूरी हर जगह लगभग मतलब औसतन 125 किलोमीटर है। औसतन मतलब कहीं ज्यादा भी है कहीं कम भी है। इनके बीच का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है गंगा और जमुना के बीच का, तो उसको बोलते हैं दो आब। तो दो नदियों के बीच का तो होता है दो आब। ठीक है ना। तो ऐसे ही पूछा बिष्ट दोआब किसको कहते हैं? तो बिष्ट दोआब है आपका व्यास और सतलज के बीच में, व्यास और सतलज के बीच में। ठीक है। तो ये बोलेंगे ये भूमि आपका पहाड़ी क्षेत्र का हो गया, वो आपका प्लेन का होता है। रावी और व्यास के बीच का जो दोआब है उसको बोलते बारी दोआब, इंग्लिश में भी बारी दोआब। झेलम और चिनाब के बीच का जो होता है इसको बोलते हैं हम चाज दोआब।
कौन सी दो नदियों के बीच में चाज दो आब है? झेलम और चिनाब। कैसे चिनाब? जैसे आपका चाज हो जाएगा, ठीक है। जा जा जा, सी से क्या हो गया आपका? सी से बोलेंगे चिनाब, और जा झेलम हो गया, सीजे। तो किस किस के बीच में? इनके बीच में। बा से क्या हो गया आपका? ब्यास हो गया। और रे से क्या हो गया आगे आपका? रावी हो गया, ठीक है। व्यास और रावी याद रखेंगे, व्यास और रावी याद रखेंगे, ठीक है। बै से ब्यास हो गया आपका, और स सतलुज हो गया। क्या हो गया? सट सतलुज हो गया। तो इससे कोई शब्द बनाइए जरा। तो आप कहेंगे भैया राह तो यहां से हो गया, और चाना चिनाब, तो इसको बोलते हैं रचना। रचना दो आब, रचना दो आब, ठीक है। याद रखेंगे। तो समझ रहे हैं, जो शब्द बनाए गए हैं वो शुरुआती से बनाए गए हैं, जो शुरू में है। देखिए, व्यास और रावी के बीच में बा, व्यास, रावी। व्यास और सतलज, वी से क्या हो गया आपका? ब्यास, ठीक है। और एस टी सतलज, एस टी सतलज, सत सत एस टी। बना पाएंगे ऐसे? जी भैया बना पाएंगे। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? आप जानते हैं गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो जो सहायक नदियां गंगा बनने से पहले हैं, ठीक है, गंगा बनने से पहले हैं, वो कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिलते हैं? तो विष्णु प्रयाग में मिलेगी धौली गंगा और अलकनंदा। कॉमन क्या है इसमें? अलकनंदा तो सभी जगह मिलती है, सारी अलकनंदा की हैं। देखो कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं भारत में, 5 प्रयाग हैं। एक देव प्रयाग है, देव प्रयाग है, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं आप, 1 मिनट में, इनको कभी नहीं भूलेंगे, थोड़े से फोकस की जरूरत है। पंच प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है आपका, रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, और आपका दोस्त एक होता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और विष्णु प्रयाग तो ऑप्शन में हो ही गई, ठीक है। तो देव प्रयाग में देखो सब जगह अलकनंदा कॉमन है। सब जगह कौन सी नदी मिलेगी सभी से? अलकनंदा। अलकनंदा कौन सी रिवर का मिलन होगा भैया? अलकनंदा का, ठीक है। सब जगह विष्णु प्रयाग में भी वही था, विष्णु प्रयाग में भी वही था। विष्णु प्रयाग में भी कौन मिली थी आपसे? अभी मैंने आपको बताया, अलकनंदा। किससे मिली थी अलकनंदा विष्णु प्रयाग में? तो आप कहेंगे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिली। तो ऐसे याद रखना है, धौली गंगा। कैसे जी भैया? देव प्रयाग में कौन सा मिलता है आपका? देव प्रयाग में हम बोलेंगे भागीरथी मिलती है इससे, भागीरथी, भागीरथी। और कर्ण प्रयाग में आपका पिंडर नदी मिलती है इससे, पिंडर रिवर मिलती है। रुद्र प्रयाग में साथी आपका क्या बोलेंगे? मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी। और नंद प्रयाग में साथी आपका क्या बोलेंगे? नंदाकिनी मिलती है। देखो ना, नंद में तो नंद ही आ गया, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं। रुद्र प्रयाग में, रुद्र किसको बोलते हैं? भगवान शिव जी को बोलते हैं। रुद्र मतलब गुस्से को बोलते हैं। तो कहते हैं रुद्र अगर गुस्सा आए तो कैसा आए? मंदा आए, मंदा आना चाहिए। कर्ण प्रयाग, जो कर्ण था वो किसी से डरता था क्या? तो आप बोलेंगे डर, याद रख लेंगे जी, कर्ण को किसी से डर नहीं है, डर से पिंडर। देवताओं को किसने मनाया था गंगा जी को धरती पर लाने के लिए? भागीरथ ने मनाया था, भागीरथ। देवताओं को किसने मनाया? भगीरथ ने मनाया। और विष्णु जी के क्या बोलेंगे भैया? धुलते हैं पैर, ठीक है। अलकनंदा इनकी कॉमन है। गंगा जी जब धरती पर आई तो विष्णु जी के पैरों को धुलती हुई हैं, ऐसे शिव जी की जटाओं से आई। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जो जो धाम है हमारा, जैसे बद्रीनाथ धाम है, जानते हो ना? बद्रीनाथ तो भारत के 4 धाम में से एक धाम है। बद्रीनाथ जो है वो किस नदी पर है? तो वो अलकनंदा पर ही है, अलकनंदा रिवर पर, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं केदारनाथ धाम किस नदी पर है? केदारनाथ धाम किस नदी पर है आपका? तो क्या बोलेंगे? मंदाकिनी, मंदाकिनी पर है केदारनाथ। बहुत लोग जाते हैं ना केदारनाथ, पीछे कैलाश पर्वत देखा होगा आपने। कैलाश पर्वत पर किसी को फतेह किया? कैलाश पर्वत को किसी ने आज तक या नहीं किया? बताओ। आप कहेंगे भैया इतिहास कहता है एक ही व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया था। बहुत लोगों ने कोशिश की, तमाम तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत लोग पागल भी हुए, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति इतिहास में कहा जाता है कि उसने आपका फतेह किया था कैलाश को। मिलारेपा नाम है उसका, मिलारेपा, ठीक है, मिलारेपा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी मतलब घाटियों के बीच से, रिफ्ट से होकर के जो बहती है, बोलेंगे भैया। रिफ्ट तो होता है आपका भ्रंश,
लेकिन भ्रंश घाटी से होकर के आपका बहती है, भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी मतलब कि आपका फॉल्ट वैली हो गया। सूर्य और गंडक होती हैं, सूर्य और गंडक, कावेरी और गोदावरी हैं। तो आप क्या बोलेंगे भैया, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। मुझे बताओ, जैसे नर्मदा की हम बात करते हैं, नर्मदा का जो साथी ओरिजिन है वो कहाँ से है, नर्मदा नदी, तो क्या बोलेंगे भैया, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसका जो मैकाल श्रेणी से, मैकाल जो श्रेणी है उससे इसका ओरिजिन है, यानी कि उद्गम है, उत्पत्ति है इसकी, ठीक है। और नर्मदा जो मैकाल श्रेणी की कौन सी, अमरकंटक चोटी से गिरेगी, कहाँ पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम है। अरब सागर में ये भैया गिरती है, ठीक है। नर्मदा को ही मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है। एमपी और गुजरात की लाइफलाइन कौन है, एमपी और गुजरात को, उसको जीवन दायिनी, लाइफलाइन का मतलब होता है जीवन रेखा, जीवन रेखा। जैसे साथी मैं आपसे पूछूं तापी नदी, मुझे बताइए तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो तापी रिवर है, तापी रिवर जिसको ताप्ती भी कहते हैं हम, एक ही बात है। तापी रिवर ये भैया आपका सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा श्रेणी से, और सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है, एमपी में। तो तापी यानी कि मुल्ताई नामक स्थान से होता है इसका, मुल्ताई एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, मुल्ताई एमपी से इसका उद्गम होता है। और कहाँ गिर जाती है तापी, आपका दोस्त खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अर्थात आपका इधर अरब सागर की तरफ, अरब सागर की तरफ गिर जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, बहती है फॉल्ट वैली से, अभी बताया नर्मदा और तापी होगी, तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, तापी नदी पर ये बताओ मुझे, कौन सी परियोजना है पन उत्पादन, बिजली उत्पादन की, कौन सी परियोजना है इस पर, तो क्या बोलेंगे, इस पर है भैया उकाई बांध परियोजना, तापी नदी पर। किस स्टेट में है उकाई बांध परियोजना, बता सकते हैं क्या, किस स्टेट में है उकाई बांध परियोजना। आप कहेंगे भैया वो गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में। परियोजनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना। तापी गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ये बहती है, गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में, इन तीन में सबसे ज़्यादा बहती है। बहुत बढ़िया भैया, तापी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर मेरा एग्ज़ाम गौतम बुद्ध नगर है, मुझे स्टूडियो लोकेशन नॉलेज पार्क सेकंड, आप आ सकते हैं दोस्त, नॉलेज पार्क सेकंड में, 30/25 ग्रेटर नोएडा, ठीक है, 30/25, यही बताना, नॉलेज पार्क सेकंड 30/25, नियर बाई नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन, नियर बाई परी चौक। और क्या बताऊँ, बिल्डिंग में तिरंगा लगा हुआ है 100 फीट का एक, यही पहचान है, ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी के पास में है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा की सहायक नहीं है, भीमा, डान, तेल और तुंगभद्रा, बताएं भैया। तो आपको पता होना चाहिए, ट्रिब्यूटरीज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं। कृष्णा जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, क्या बोलेंगे, तेल नहीं है, क्योंकि तेल और ओंग ये किसकी हैं, ये तो भैया महानदी की, जो उड़ीसा में बहती है, महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। भीमा है, जी हाँ, डान है, जी हाँ, तुंगभद्रा है, हाँ जी। और कृष्णा की अगर मैं बात करूं, एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है सहायक नदियों को। कोयना किसकी सहायक नदी है, इसी की है, कोयना नदी, जिस पर कोयना बांध बना हुआ है, कोयना डैम बना हुआ है। पंच पंचगंगा किसकी है, क्या बोलेंगे, पंचगंगा इसी की है। दूध गंगा किसकी है, दूध दूध गंगा किसकी है, दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा। घाट प्रभा, घाट प्रभा, अगर मैं बात करूं आपसे साथी, माल प्रभा, माल प्रभा, अगर मैं बात करूं आपसे मूसी रिवर, मूसी, अगर मैं बात करूं आपसे साथी मुनेरू रिवर, क्या बोलेंगे, मुनेरू रिवर, ठीक है? आप मुझे बता सकते हैं कृष्णा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे भैया 1401 भी है, लेकिन बहुत बार 1400 किलोमीटर भी कही जाती है, 1400 किलोमीटर। कृष्णा जो साथी आपका इसका ओरिजिन है वो कहाँ से है, कृष्णा नदी का,
इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर चोटी से। महाबलेश्वर जो पीक है, और महाबलेश्वर कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका ये ओरिजिन है। और कृष्णा नदी पर साथी कौन सा बांध है, बता सकते हैं क्या? इस पर जो डैम है वो है नागार्जुन सागर। क्या बोलेंगे? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर डैम किस पर है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त श्री सेलम बांध किस पर है? आंध्र प्रदेश में श्री सेलम बांध आपका, तो आप कहेंगे भैया वो भी इसी पर है, कृष्णा रिवर पर। अगर मैं पूछूं, एक साथी आपने सुना होगा कृष्णा नदी विवाद। कृष्णा नदी विवाद, जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 262 पढ़ते हैं कि वो कृष्ण नदियों के निपटान को बताता है। कृष्णा नदी का विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, क्योंकि पहले तो आंध्र प्रदेश के बीच में था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी बन गया, तो एक स्टेट और कौन सा हो गया इसमें? तेलंगाना हो गया। इन सब के बीच में क्या है? आपका कृष्णा नदी विवाद है। तो कृष्णा नदी से ये सारे प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? 1400 किलोमीटर हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं ये प्रायद्वीप भारत में कौन से नंबर पे आती है? ये सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट बोले तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी, सेकंड सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है ये। किसकी? आपका सेकंड सबसे लंबी नदी है किसकी? साउथ इंडिया की, साउथ की। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है फिर भैया, आप इतनी कॉमन जानकारी तो रखते होंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई भारत की तो आपका गंगा जी है, 2525 किलोमीटर। तो ऐसी कौन सी हो गई जो कृष्णा से बड़ी है? बोलेंगे कौन सी है जो कृष्णा से बड़ी है? ये आपसे क्वेश्चन है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सहायक नदियां हैं। महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा की, किसकी बोलेंगे भैया? कावेरी की सहायक नदियां हैं। अमरावती, भवानी, काबिनी और हेमावती। ठीक है, मुझे बताओ कावेरी नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तो आप क्या बोलेंगे? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका, ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका ओरिजिन है। ठीक है, लंबाई इसकी 800 किलोमीटर के आसपास है। बहुत बढ़िया जी। गोदावरी, गोदावरी सबसे लंबी नदी है जी, गोदावरी 1465 किलोमीटर। सबसे अच्छा आंसर दिया है सिया सैनी जी ने, उन्होंने गोदावरी के साथ साथ में उसकी लेंथ भी लिखी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कावेरी की अगर हम बात करते हैं दोस्त आपसे, तो इस पर जो आपका कौन सा वाटरफॉल है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहां पर है? जलप्रपात। ठीक है, मैटूर डैम किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर जानते हैं ना, मैटूर जो तमिलनाडु में है, मैटूर डैम, मैटूर बांध। ठीक है, मैटूर डैम यानी मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है क्या? गोदावरी की सहायक नदी। नर्मदा की मंड है क्या? गोदावरी की वैनगंगा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं गोदावरी के साथ में इसकी वैनगंगा, और पेनगंगा भी किसकी है? वो भी इसी की है, पेनगंगा। सबरी की बात करें, सबरी किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है सबरी? तो आप कहेंगे भैया गोदावरी की है। मंजीरा मैं आपसे पूछ लूं, बड़ी पूछी जाती है मंजीरा भी। ठीक है, वर्धा मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया ये तो गोदावरी की हैं सारी की सारी। किसकी हैं ये सब? ये सहायक नदियां हैं सारी की सारी गोदावरी की। नर्मदा की क्या मंड होती है? क्या आप कहेंगे नहीं भैया नर्मदा की मंड नहीं होती, ये तो आपका उड़ीसा महानदी। और जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं आपका सबसे ज्यादा पूछी जाती है तवा और अमरावती, तवा और अमरावती। ठीक है, तवा और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की। कृष्णा की क्या दूध गंगा है? जी भैया पेनगंगा, दूध गंगा अभी बताए थे। कावेरी की क्या हेमावती है? अभी बताए थे। काबिनी भी है इसकी। ठीक है, इसकी अमरावती भी है साथ ही, ये सब बताए थे हमने। ओके, आगे आते हैं। लिस्ट एक को लिस्ट दो से मिलाइए। सलाल, ये क्या दे दिए हैं इस बार? बांध दे दिए हैं, डैम दे रखे हैं सारे के सारे। और उधर पूछ रखा है कौन सा डैम किस रिवर पर है? सलाल बांध किस नदी पर है? बहुत बढ़िया सुनील सोलंकी जी, एकदम ठीक लिखा है आपने।
दोनों पर है दोस्त, अरशद दोनों पर है। तो बोलेंगे सलाल बांध किस नदी पर है आपका, तो सलाल बांध है भैया आपका चेनाब रिवर पर। थीन बांध किस नदी पर है आपका दोस्त, वो रावी रिवर पर है। काकरापारा किस पर है दोस्त आपका, क्या बोलेंगे भैया तापी नदी पर है। और नागार्जुन सागर अभी जाना था कृष्णा नदी पर है, यानी फोर्थ का वन होगा, ठीक है। तीन बांध, कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई बांध ऐसा भी आता है एग्जाम में जिसका नाम ही हमको नहीं पता होता, पहली बार ही सुनते हो, तो फिर बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है, अगर ऐसा मिलान आ गया तो। जैसे मैं आपसे पूछूं चमेरा, चमेरा डैम किस नदी पर है, तो चमेरा डैम है साथी आपका रावी नदी पर। रावी नदी पर कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। उरी जो आपका साथी डैम है, उरी है आपका झेलम रिवर पर, कहां पर, झेलम रिवर पर, झेलम नदी पर, जो कि आपका जम्मू और कश्मीर में है। मैथन जो साथी आपका, मैथन या मैथान भी कई बार बोलते हैं, ज़्यादातर तो मैथन ही कहा जाता है, ये बराकर रिवर पर है, कहाँ पर है, झारखंड में है। बराकर रिवर पर है आपका, क्या बोलेंगे भैया, झारखंड में है, झारखंड में है। इडुक्की परियार में है आपका, इडुक्की, इडुक्की जो बांध है, इडुक्की जो बांध है वो कहाँ पर है, वो पेरियार नदी पर है, पेरियार, पेरियार नदी पर है, जो कि साथी आपका केरल में है, कहाँ पर है, केरल में। मुझे बताओ आप, अगर हम बात करते हैं हीराकुंड बांध की, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, हीराकुंड बांध किस पर है, महानदी पर है, महानदी पर है, और कहाँ आपका, किस स्टेट में है, उड़ीसा में है, कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। अगर मैं बात कर दूं आपसे भाखड़ा नागल की, तो जो नागल डैम है ये किस पर है, भाखड़ा नागल, तो आप कहेंगे भैया सतलुज नदी पर है, सतलुज। और सतलुज नदी पर कहाँ पर है आपका, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, ठीक है, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है, लूनी कहां पर बहती है, लूनी वहीं पर गुम हो जाती है, लूनी जहां पर बहना शुरू करती है। आगे तो लूनी नदी के किनारे स्थित है जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। बच्चे क्लास में सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे, ये बैच वो बैच पीडीएफ उस सब का आंसर बता दिया जाता है आपको, पीडीएफ आपको ऐप में ही मिलती है, कौन सी क्लास कब चलेगी ये सब बातें नहीं, सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, रिक्वेस्ट है मेरी है, ठीक है। आगे अजमेर में, अब आप मुझे बताते रहना कौन सा नदी किसके किनारे है। कोटा बताओ मुझे सबसे पहले, कोटा राजस्थान का। ग्वालियर एमपी का किस रिवर के किनारे है, किस रिवर के किनारे ये बसे हुए हैं। गोरखपुर यूपी का किस रिवर के किनारे है, गोरखपुर यूपी का किस रिवर के किनारे है। अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। आगरा, इटावा, आगरा और इटावा किस नदी के किनारे हैं, ठीक है, ये आपको बताने हैं। कानपुर बता दीजिए, कानपुर और पटना किस नदी के किनारे हैं, कानपुर और पटना किस नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर, जबलपुर। अयोध्या बता दीजिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या, ठीक है। और मुझे बताइए आप, असम का जो डिब्रूगढ़ है वो किस नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है। पंजाब का फिरोजपुर बताइए किस नदी के किनारे है, फिरोजपुर किस रिवर के किनारे है। आंध्र प्रदेश का साथी आप मुझे बताइए विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है। मदुरै जो साथी आपका तमिलनाडु में है किस रिवर के किनारे है। तो कोटा किस रिवर के किनारे है भैया, चंबल, दोनों के दोनों किसके किनारे हैं, चंबल के किनारे हैं। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें, साबरमती के किनारे, गांधी जी ने यहाँ पर 1917 में आश्रम बनाया कोचरब से हटाकर। आगरा और इटावा की बात करें ये यमुना में है। कानपुर और पटना की बात करें ये आपका गंगा जी के किनारे हैं। जबलपुर आपका नर्मदा, अभी बताया, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन। अयोध्या सरयू के किनारे है, सरयू जिसको हम क्या बोलते हैं, घाघरा भी कहते हैं, घाघरा। डिब्रूगढ़ जो साथी आपका असम का है वो किसके किनारे है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ है आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे, किसके किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे। फिरोजपुर है आपका सतलज के किनारे, ठीक है, फिरोजपुर जो पंजाब का शहर है, सतलज। विजयवाड़ा किसके किनारे है बताएंगे एक बार, तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे, आंध्रा में,
मदुरै साथी तमिलनाडु का वैगई रिवर के किनारे है, वैगई नदी के किनारे, ठीक है, वैगई नदी के किनारे है। आगे निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, जो कोरोमंडल पर है? नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी या एर्नाकुलम? एर्नाकुलम। तो क्या बोलेंगे भैया, कोरोमंडल तट जानते हैं आप, जो कोरोमंडल कहाँ पर है आपका? तो कोरोमंडल की अगर हम बात करते हैं, कोरोमंडल तट है दोस्त आपका जो तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में है, आंध्रा के बीच में है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं? जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक का है। तो एर्नाकुलम नहीं हो सकता क्योंकि ये केरल का है। रत्नागिरी महाराष्ट्र नहीं हो सकता। अब आते हैं कौन सा कोरोमंडल तट पर है आपका? तो भैया आप कहेंगे आंध्र प्रदेश पे जो विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम के पहले ये खत्म होता है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा होगा आपका नगरीय केंद्र? पूछा गया है, ये पोर्ट है आपका, पोर्ट पूछ लेता तो विशाखापट्टनम हम कह देते, ठीक है। आगे आएंगे, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, जैसे अभी बताया मैंने, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल होता है, तो केरल का कौन सा होता है? केरल का होता है आपका जो मंगलौर से, कर्नाटक से शुरू होके और कन्याकुमारी तक जाता है, कौन सा है वो? मालाबार तट है, मालाबार तट। कोंकण तट किसको बोलते हैं? जो महाराष्ट्र का है, कोंकण। जैसे रत्नागिरी महाराष्ट्र आया तो कोंकण कह देते हैं हम उसको, ठीक है। एक कन्नड़ पूछा जाता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट है आपका गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक है, ठीक है, गोवा से कर्नाटक, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब हम समुद्रों की, इसके तटों की बात करते हैं, तटों की, यही मालाबार, कोंकण और इसके अलावा नहीं पूछा जाए कोरोमंडल के अलावा कुछ भी, मुझे बताओ जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किस राज्य की है? सबसे लंबी जो साथी आपका कोस्टल लाइन है, सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किस राज्य की है? तो क्या कहेंगे भैया, सबसे लंबी है आपका गुजरात की, गुजरात। कितनी है? 1214 किलोमीटर लंबी इसकी बॉर्डर्स है समुद्र के साथ में। फिर आंध्रा आ जाता है आपका, आंध्रा का कितना है? 973 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु का कितना? 906 किलोमीटर है। GAT, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, GAT होगा, ठीक है, GAT होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम सीमा किसकी है समुद्र के साथ में, तो आप कहेंगे भैया वो गोवा की है। सबसे कम किसकी है? वो गोवा का बॉर्डर होगा। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? अंडमान और निकोबार, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितना है इसमें? 572 द्वीपों से मिलके बना है, 572 द्वीपों से। रूटलैंड इस पे है जी भैया, नारकोंडम है इस पे, नारकोंडम साथी क्या बोलेंगे यहाँ पर भैया, भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। जैसे बैरन, मैं आपको बता दूं बैरन क्या है, बैरन आइलैंड पर क्या है, यहाँ पर एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा? एक्टिव वॉल्कानो। और एक्टिव वॉल्कानो में क्या होता है आपका, कभी भी आपका लावा बाहर आ सकता है क्रेटर से, जैसे ये 2020 में बाहर आ गया था एकदम से, कभी भी आ जाता है। भोपोंपा ये भी है जी। अमीनी द्वीप नहीं होगा, अमीनी द्वीप साथी मैंने आपको बताया लक्षद्वीप और कन्नौर, तो ये अमीनी द्वीप कहाँ का है? वो लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप से भी पूछा जाता है कि एंड्रोट द्वीप कहाँ पर है? एंड्रोट, क्योंकि वो सबसे बड़ा द्वीप है आपका, इसका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। तो बैरन हो गया आपका। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली जो साथी आपका मतलब नदी के बीच में द्वीप हो गया, द्वीप मतलब जो चारों तरफ से पानी से हो, बोलेंगे जी। तो क्या बोलेंगे, माजुली द्वीप जो है भैया वो ब्रह्मपुत्रा पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र पर। और सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा जो आपका रिवर आइलैंड है। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा बताता हूं मैं अक्सर आपको, सबसे छोटा, सबसे छोटा नदी द्वीप। आपको जितनी बार चीजों को पढ़ सकते हैं ना, सबसे ज्यादा चीजें आपकी फिर स्थायी होती चली जाती है। बात यह है कि आप चीज को कितनी बार पढ़ते हैं। कुछ दोस्त पता है क्या करते हैं, गलती करते हैं, मयूर द्वीप है, उमानंद द्वीप है, वो करते हैं गलती कि अच्छा यार एक बार तो इसको पढ़ चुके थे पहले, अब क्यों पढ़ना, वहीं पे फिर मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, फिर वो चीज़ें स्थायी नहीं हो पाती हैं, ठीक है।
आगे नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में। वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलांग याद रख लेना, आपका उत्तराखंड में है नीलांग घाटी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? बसपा, बसपा वैली है आपका, बसपा। कुल्लू वैली है यहां पर, कुल्लू, कुल्लू वैली है। मुझे बताओ फूलों की घाटी कहां पर है, जिसको हम फ्लावर वैली कहते हैं? फ्लावर, फ्लावर वैली कहां पर है? तो आप बोलेंगे भैया वो उत्तराखंड में है, फ्लावर वैली। अरकू वैली कहां पर है? अरकू पूछी जाती है, अरकू आंध्र प्रदेश में है। अरे क्यों नहीं आ रहा अंधे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चेनाब वैली कहां पर है? चेनाब वैली कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। कंबम वैली पूछ ले आपसे, कंबम वैली कहां पर है आपका? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। स्फीति वैली पूछ ले आपसे, लाहौल स्फीति, स्फीति वैली, स्फीति वैली कहां पर है? तो आप क्या बोलेंगे भैया? हिमाचल प्रदेश में है। जास्कर, जास्कर वैली आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। नौरा वैली आपसे पूछ ले, नौरा कहाँ की थी? नूरा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। साइलेंट वैली आपसे पूछ ले, साइलेंट, तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट है आपका केरल में। साइलेंट रहते केरल के लोग, पढ़े लिखे हैं ना ज़्यादा, साइलेंट रहते हैं एकदम, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते। और जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो भी शोर शराबा नहीं सुनते, ठीक है। आगे सर जी मुझे कई बार चीज़ें याद नहीं होती। बेटा कमेंट करोगे ना तो इसका मतलब है आपका ध्यान कहाँ है? टाइपिंग बोर्ड पर। तो चीज़ें कैसे, मतलब ये आपकी प्रवृत्ति होगी फिर, तो उस प्रवृत्ति को छोड़िए, फोकस करना सीखिए, तभी तो होगी। बहुत सारे लोग कहते भैया हमें चिल्ला के बताओ। मैं कहता हूं कि तुम्हारी मेमोरी जो स्थायी रहेगी वो रहेगी जो तुमने ब्लैक पे पढ़ लिया और धीमे से सुन लिया। वाइट पे पढ़ के आंखें खराब कर लोगे, तेज में बोलूंगा तो आप कान खराब कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कहना है, बड़े ध्यान से शांत होके बैठा करो, स्टेट, चुप एकदम से। वैसा नहीं दिमाग में कुछ चल रहा है, कल रात क्या मैसेज हुए थे, परसों उसने क्या कहा था, कल को क्या कहेगा या कहेगी, आज क्या होगा क्या होगी, वो सब छोड़ के अभी प्रेजेंट में पढ़ो, शांत होके एकदम, तब मजा आएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? कोयना बांध, तो कोयना बांध तो कोयना डैम पर ही होगा आपका। कोयना डैम कहां पर होगा? कोयना रिवर पर ही होगा। उकाई मैंने बताई थी आपको, गुजरात की तापी नदी पर होती है। माता टीला कहां पर है साथी, आप बताएंगे? सुमेलित नहीं है, अच्छा ये पूछा हुआ, तो माता टीला आपका बेतवा पर हो गया साथी आपका। मैटूर कहां पर बताया था मैंने आपको? मैटूर बांध तमिलनाडु में। कंसावती नहीं, मैटूर बांध तो कावेरी नदी पर भैया आपने बताया था, कावेरी रिवर पर, इस पर है, कावेरी रिवर पर। मुझे बताना भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? सबसे ऊंचा डैम भारत का कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है वो है आपका टिहरी, टिहरी बांध, टिहरी, जो किस रिवर पर है? भागीरथी पर है। स्टेट आप बताइए, भागीरथी रिवर पर है। और स्टेट आप बताएंगे तो आप कहेंगे भैया ये उत्तराखंड में है। सबसे लंबा मैं आपको बता ही चुका, ठीक है, सबसे लंबा मैं आपको बता ही चुका, हीराकुंड है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है वो क्या कावेरी नदी पर है? एकदम से ठीक बात है। जोग वाटरफॉल जो है वो शरावती नदी पर है। महात्मा गांधी या गरसोपा भी इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी या गरसोपा भी इसको कहते हैं, प्राचीन नाम थे इसके। अभी तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? जोग के नाम से। वट्टापराई चंद्रप्रभा पर, तो आप कहेंगे नहीं जी, वट्टापराई भैया आपका चंद्रप्रभा नहीं है, केरला में है। वट्टापराई आपका दोस्त, ये बोलेंगे भैया, ये क्या बोलेंगे, ये पैयार नदी पर है, सॉरी क्या बोलेंगे आप इसको? पैयार, ठीक है, पैयार। या कई बार इसको ऐसे भी बोल देते हैं, वो उसको ये मत समझ लेना, एक आप केरल में पढ़ते हैं पेरियार मत समझ लेना, बस कभी इसको पेरियार समझ लो, पैयार है।
या इसको पैजहार भी कहते हैं, पैजहार, ठीक है, पैजहार भी कहते हैं, ये याद रखना है, पेरियार मत समझ लेना। धुआंधार जलप्रपात क्या नर्मदा नदी पर है? जी भैया। हुंडरू पूछा जाता है, हुंडरू बताना जरा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू। मैं आपसे पूछूं, चचाई, चचाई डैम किस नदी पर है? मैं आपसे पूछ लूं, सॉरी, एडवांस में सॉरी थी, सॉरी। दूध सागर, दूध सागर कहां पर है साथी? चित्रकूट बता दीजिए मुझे, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो हुंडरू की बात करते हैं, वो स्वर्णरेखा पर है, स्वर्णरेखा पर है। चचाई की बात करते हैं, वो बीहड़ पर है, बीहड़ नदी पर है। दूध सागर की बात अगर हम करें, ये घाट प्रवाह रिवर पर है, घाट प्रवाह रिवर पर। और चित्रकूट है साथी आपका कहां पर? इंद्रावती रिवर पर, इंद्रावती रिवर पर, ठीक है, इंद्रावती पर। नेक्स्ट, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? बोलेंगे जी, बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बताया हमने यहाँ पे? हुंडरू, चचाई, दूध सागर, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। आगे आगे क्या लिख रहा है बच्चा, मेरी समझ में नहीं आया। मचकुंड, मचकुंड नहीं, मचकुंड तो कहीं नहीं आया साथी आपका। अच्छा मैं समझ गया, आप कहना चाह रहे हैं डोडोमा, डोडोमा बांध किस नदी पर है? वो मचकुंड पर है, ठीक है, समझ गया मैं, मचकुंड नदी पर डोडोमा है वो दोस्त, डोडोमा। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से, निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला, बरेही पानी झरना है, जोग है, मीनमुट्टी है, या कुंचिकल झरना होगा? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है साथी कुंचिकल। हाइट कितनी है ये आपसे जानना चाहूंगा। कुंचिकल कौन सी रिवर पर है, जरा सोचिए। तो आप कहेंगे कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ये 455 मीटर इसकी हाइट है। कुंचिकल झरना जो है साथी वो आपका वराही रिवर पर है, वराही नदी पर है, ठीक है, वराही नदी पर है। और साथ ही ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, शिमोगा जिले में। क्या बोलेंगे? ये शिमोगा जिले में है, शिमोगा जिला, ठीक है, जो कहाँ का है? कर्नाटक का है, कर्नाटक। अगर मैं बात करूं दूसरा सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, सेकंड, मैं आपसे पूछूं थर्ड कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल है, दूसरा है बरेही पानी, बरेही पानी, जो कि आपका साथी 399 मीटर का है, बरेही पानी। थर्ड है आपका नोहोकलिकाई, नोहोकलिकाई। तो अब तो एसएससी कोई सा भी पूछ लेता, दूसरा ऊंचा झरना बताओ, तीसरा ऊंचा झरना बताओ, तो क्या बोलेंगे? ये 340 मीटर का है, 340 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है, मतलब दो स्टेट में है? चिल्का, क्या बोलेंगे? दो स्टेट में नहीं जी भैया, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, इसकी साल्ट वाटर की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में, तो ये तो नहीं है। सांबर झील साथी आपका राजस्थान की है, कहाँ की है? राजस्थान की है भैया। क्या ये भी दो स्टेट में आती है? नहीं जी। लोनार जो साथी आपका क्षुद्रग्रह टकराने से बनी गुलाबी पानी है जिसका, आप कहेंगे नहीं जी। पुलिकट दो स्टेट के द्वारा, कौन से दो स्टेट हैं? आंध्रा और तमिलनाडु, आंध्रा और तमिलनाडु, इसी के किनारे पे श्रीहरिकोटा, जो क्या बोलेंगे आपका, ये एक लैगून झील है, पुलिकट लैगून झील है। और हरिकोटा द्वीप जो है साथी वो इसी पर है, श्रीहरिकोटा जानते हैं ना आप, जहाँ से आपका भारत का कार्यक्रम होता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम। मुझे बताओ कुछ झील मैं आपसे जानना चाहूंगा। साला झील कहाँ पर है? साला झील कहाँ पर स्थित है आपका? आप मुझे बताओ बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील कहाँ पर है? लोकटक झील, जिसमें एकमात्र तैरता हुआ उद्यान भी आप जानते होंगे,
क्या नाम है एकमात्र तैरता हुआ? केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो इसी लोकटक झील में है। मैं आपसे बोलूं काली वेली बताओ, काली वेली, काली वेली कहाँ पर है साथी आपका? बेम बांध बताओ, बेम बांध, बेम बांध, ठीक है। अष्टमुड़ी बताइए, अष्टमुड़ी कहाँ की झील है? अष्टमुड़ी। पोवई झील कहाँ की है? पोवई, पोवई झील। नक्की झील कहाँ की है? नक्की झील बहुत सुंदर है। कोलेरू, कोलेरू झील कहाँ की है? कोलेरू। तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया साला जो झील है वो अरुणाचल की है। कहाँ की है? साला झील है अरुणाचल की, ठीक है। बड़खल झील है आपका कहाँ की? हरियाणा की। पूरा करें आगे चले। लोकटक मणिपुर में है, लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर में है। कलिवेली क्या बोलेंगे? तमिलनाडु की है। बेम्बांद और अष्टमुड़ी कहाँ के हैं साथी? ये आपके केरला की लेक्स हैं। पोवई आपका महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। नक्की राजस्थान में स्थित है। और कोलेरू कहाँ पर है साथी? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलेरू कहाँ पर है आपका? क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? चंदुम्बी झील कहाँ पर है? चंदुम्बी, हमीरसर लेक, ब्लू वर्ल्ड और आपका साथी उपवन झील। तो चंदुम्बी झील कहाँ पर है दोस्त बोलेंगे आपका? क्या वो असम में है? जी भैया, असम की ही दोस्त एक चपनाला झील भी है, असम की चपनाला, चपनाला लेक कहाँ पर है? वो असम में है। हमीरसर गुजरात में है, जी भैया। ब्लू वर्ल्ड हरियाणा में है, लेकिन उपवन आपका ये महाराष्ट्र की झील है। उपवन क्या बोलेंगे? पोवई, उपवन ये कहाँ की है? उपवन है आपका महाराष्ट्र की झील, ठीक है। मुझे बताना तलवारा, तलवारा लेक कहाँ पर है? तलवारा, डिंडवाना लेक कहाँ पर है? एक ही जगह है दोनों, आंसर आना चाहिए सबका। तो आप कहेंगे भैया राजस्थान में है। जैसे चपनाला बताई मैंने आपको असम की, ऐसी आती है असम की हैफलॉन्ग, हैफलॉन्ग झील कहाँ की है? वो असम की है, असम की, ठीक है, असम की है। झीलें और उनकी अवस्थिति दी हुई है। अष्टमुडी कहाँ पर है? पुलिकट कहाँ पर है? रूपकुंड झील और सूरजकुंड झील। तो अष्टमुडी कहाँ पर बताइए साथी आपको? केरल, ठीक है। पुलिकट कहाँ की है आपका बोलेंगे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से मिलान करेंगे। रूपकुंड कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तेरा रूप अच्छा नहीं है इसलिए उत्तर नहीं मिल रहा तुझको। सूरजकुंड क्या बोलेंगे? वो हरियाणा में। यहाँ पे सूरजकुंड मेला भी लगता है, बहुत बार पूछा है, फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला। 2 3 4 और 1 बन जाएगा, 2 3 4 1 बन जाएगा दो, ठीक है। आगे आएंगे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखिए। बहुत बढ़िया, तुषार जैन जी ने बहुत अच्छा लिखा है। 1981 पहली रामसर साइट चिल्का झील बनी थी। बहुत खूब, बहुत शानदार दोस्त। आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर साथी कुछ आपके ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं, भारत में है। बुग्याल, खजियार, पहलगाम ये कहां पर है? तो क्या बोलेंगे? बन्नी चरागाह कहां पर है ये बताना है। बुग्याल कहां पर है? खजियार भारत का मैंने आपको बताया था, जिसको साथी आप मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। पहलगाम ये कहां पर है? तो क्या बोलेंगे आप? बन्नी चरागाह गुजरात के हैं। बुग्याल जो चरागाह हैं साथी आपका, वो उत्तराखंड के हैं, बुग्याल। खजियार की बात करें वो हिमाचल प्रदेश, और पहलगांव जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहलगांव के अलावा अगर हम बात करते हैं, जितने भी मर्ग हैं, जैसे गुलमर्ग ये भी घास के मैदान है। मर्ग का मतलब ही होता है घास के मैदान। गुलमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ, ये कहाँ के हैं? ये कश्मीर के हैं। जैसे जितने भी साथी अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में से, बुग्याल हो गए, दून क्षेत्र जितने भी हैं, देहरादून, वो भी आपका किसके? घास के क्षेत्र होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, हिल स्टेशन भी हैं। आगे बताएंगे कौन सा होगा आपका? 3 4। खजियार हमने बात की थी ना स्टैटिक जीके में, याद होगा आपको। तो क्या बनेगा बताएंगे भैया? 3 4 1 2, नहीं सॉरी, 3 1, 3 1 4 2, 3 1 4 2 बन जाएगा।
ऑप्शन बी एकदम ठीक होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है? बताएं भैया। जी ठीक है एकदम। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं जी भैया, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड में होगा। कहां पर होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक है। नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में है, रोहतांग कहां पर है बताइए जरा। रोहतांग, रोहतांग आप कहेंगे भैया वो हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला, बोमडिला कहां पर है आपका? तो आप कहेंगे भैया अरुणाचल में है, अरुणाचल में है। बूमला कहां पर है? बूमला, बूमला दर्रा, ला का मतलब ही होता पास, अरुणाचल प्रदेश है। जालेपला बताना कहां पर है? जालेपला, तो आप कहेंगे जालेपला भैया सिक्किम में है, सिक्किम में है। बनिहाल दर्रा कहां पर है? बनिहाल, बनिहाल दर्रा कहां पर है? तो बनिहाल है आपका साथी जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। लिपुलेख कहां पर है? उत्तराखंड में है, याद रख लेना। यही है जो भारत और चाइना को जोड़ता है, मतलब कि तिब्बत वाले क्षेत्र को। ठीक है। भारत और चीन यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र को जोड़ने का जो काम करता है वो लिपुलेख ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में, भारत का उत्तर पश्चिम भाग जानते हैं ना, अगर हम बात करें भारत के उत्तर पश्चिम भाग की, तो ये वाला जो भाग है भारत का ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु, जो ठंड में भी बारिश हो जाती है, उसके लिए कौन होता है? मानसून की वापसी होती है, चक्रवाती आपका साइक्लोनिक जो डिप्रेशन है, या पश्चिमी विक्षोभ। याद रख लेना हमेशा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो साथी भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। कहां पर? भूमध्य सागर में पैदा होते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो बारिश होती है मानसून से, तो मानसून की बात खत्म, मानसून की वापसी की बात खत्म, चक्रवाती से बारिश होनी नहीं। भूमध्य सागर, क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। अच्छा, जो भारत में मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है, तो उसमें साथी जो वर्षा होती है किससे होती है सर्वाधिक वर्षा? तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट जो साथी पवनें चलती हैं, यानी दक्षिणी पश्चिमी पवनों की वजह से। और सबसे ज़्यादा बारिश मानसून की वजह से भारत में कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून से, वो होती है आपका केरल में। अगर मैं आपसे बात करूं उत्तर पूर्वी मानसून, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है साथी आपका, उत्तर पूर्वी मानसून ये कहाँ पर आता है पहले आपका? तो आप बोलेंगे ये तमिलनाडु में। पहले नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा पूछ लिया था। उत्तर पूर्वी मानसून जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, उससे सबसे ज़्यादा वर्षा किसको प्राप्त होती है? तो साउथ वेस्ट से तो केरल को, और नॉर्थ ईस्ट से किसको मिलती है आपका? वो तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा वर्षा मिलती है, ये बात याद रख लेना। ठीक है। किसको? तमिलनाडु को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केरल में भैया मैंगो सावर होता है, ये आ गया लो मैंगो सावर का क्वेश्चन। आम की बौछार, मैंगो सावर जो मतलब आमों को पकने के लिए, क्या बोलेंगे केरल में। काल बैसाखी राजस्थान में होती है क्या? नहीं जी, राजस्थान में नहीं होती है। काल बैसाखी आपका वेस्ट बंगाल में होती है, वेस्ट बंगाल में। लू हरियाणा, लू तो सारी क्या बोलेंगे आपका? आप तो लू तो भैया नॉर्थ इंडिया सारी में होती है, नॉर्थ इंडिया में। मंजरी बौछारें कर्नाटक की हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे? यही गलत हो गया हमारा, यही गलत हो गया। बाकी सब क्या है एकदम से ठीक है, बाकी सब तो ठीक है भैया। भारतीय वनों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया निम्नलिखित में से किसने किया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण एच जी चैंपियन। तो आप क्या बोलेंगे? जी भैया, एच वी चैंपियन ने भारत के वनों का वर्गीकरण किया। ठीक है। और क्या बोले 1936 में किया। दो जगह का किया था इन्होंने, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। ठीक है, ये बात याद रख लेना, भारत के वनों को इन्होंने बांटा था। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब जो स्टेट है उसका जो एरिया है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो साथी फॉरेस्ट से कवर है।
तो अरुणाचल प्रदेश का है क्या? आप कहेंगे भैया ये तो सबसे ज्यादा, फिर मिजोरम का हो जाएगा। मिजोरम का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो सेकंड पे आता है, सेकंड पे। मेघालय थर्ड पे आएगा। मुझे बताओ वनावरण सबसे कम कहाँ पर है, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया वो सबसे कम कहाँ पर है? तो आप कहेंगे हरियाणा में है भैया, 3.63% है वहाँ पर। 3 जैसे मिजोरम में फिर कितना है भैया? यहाँ 84% तक है। ठीक है। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जो साथी फॉरेस्ट है, तो आप कहेंगे एमपी में। संजीत कुमार जी बहुत थैंक यू। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे? ओडिशा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आप देखेंगे भैया, सबसे ज्यादा आपदाएं चाहे समुद्र की हो चाहे अन्य हो, तो डिजास्टर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वो आपका उड़ीसा में है। सबसे ज्यादा आपदाएं यहाँ पर आती हैं। आपदा समझते होगे ना? पता चला कभी समुद्र में आ गए, आपका कोई तूफान आ गया, समुद्री तूफान आ गया, कोई जर्नल तूफान आ गया आपका, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा। जी सुनील सोलंकी एकदम ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे ज्यादा जहां पर साथी आपका फर्टिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा हो, तो आप कहेंगे भैया वो जलोढ़ मृदा है, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ को ही हम क्या बोलते हैं आपका? जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम दोमट मिट्टी कहते हैं, दोमट सॉइल। इसी को हम साथी आपका कछार मृदा कहते हैं, कछार सॉइल कहते हैं। और साथी ये जो जलोढ़ है, इसमें जो पुरानी जलोढ़ होती है, मतलब हर साल नदियां नई मिट्टी लेके आती हैं जी भैया, जो पुरानी जलोढ़ है उसको बोलते हैं बांगर। और जो हर बार नदियों द्वारा ला करके नई कर दी जाती है मिट्टी, भाई ये नदी बह रही है, इसमें मिट्टी आती है हल्की हल्की, है इधर छोड़ दी तो एक नई परत आ गई पुरानी मिट्टी के ऊपर, तो नई जलोढ़ हो गई। जो नई जलोढ़ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं उसको भैया? खादर बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, तो आप कहेंगे 8 प्रकार की मिट्टी हैं। लेकिन 8 प्रकार की मिट्टियों में 4 मिट्टियों का परसेंटेज पता होना चाहिए आपको। जल कल, जल कल सबसे पहले, जैसे जलोढ़ है, एल्यूवल सॉइल इसको बोलते हैं। फिर होती है साथी आपका क्या बोलेंगे? लाल मिट्टी, रेड सॉइल है। फिर आपका काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल है। ठीक है। और फिर लेटराइट सॉइल है, लेटराइट। लेटराइट जो कि चाय के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी रहती है। काली मिट्टी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। काली को रेगुर कहा जाता है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? इसको रेगुर कहा जाता है। इसी को साथी आपका लावा भी कहा जाता है। इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। अच्छा इसमें कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है काली मिट्टी का क्षेत्र? वो भैया महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये जो जलोढ़ है इसमें साथी आपका 43% पाई जाती है भारत में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है। लाल मिट्टी फिर 18% पर आपका आ जाती है। और फिर आपका काली मिट्टी के परसेंटेज की बात करें तो वो 15% है। और लेटराइट की बात करें तो वो लगभग 4% है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भारत में इको मार्क का क्या मतलब होता है? इको मार्क उगते सूरज को बोलते हैं, मिट्टी के पात्र को बोलते हैं। जी भैया, जो मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं, मिट्टी के बने हुए जो पॉट है उनको बोलते हैं इको मार्क। क्या बोला जाता है उनको? इको मार्क कहा जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए एक एग मार्क वर्ड भी होता है इकोनॉमिक्स में। एग मार्क किसके लिए होता है? एग मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं हमारा, बोलेंगे भैया। भैया उसमें ही क्यों आपका ज्यादा आप क्या बोलेंगे ज्यादा होते हैं, उसका रीजन भाई साहब, ऐसे रीजन तो बहुत सारे हो जा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना उसकी समुद्र पर स्थिति है। तो किसी भी चीज में कोई विशेष बात हो रही है तो सीधी सी बात है उसकी भौगोलिक विविधताएं ऐसी हैं उड़ीसा की, जो वेलकम करती हैं आपदाओं को। ठीक है, वहाँ की नदियां भी बहुत साथी उत्पात मचाती हैं, उसके ढलान उसके कारण है उड़ीसा के, बहुत सारे रीजन्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है जो मनुष्य ने बनाया? भाखड़ा नागल, या टिहरी बांध, या हीराकुंड बांध, या फिर आपका नैयर बांध? तो सबसे विशाल मानव निर्मित बांध वो हीराकुंड बांध कहलाता है। ठीक है, हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा अगर ग्रेविटेशनल डैम पूछ ले,
सबसे ऊंचा अगर गुरुत्वीय बांध पूछ ले तो क्या बोलेंगे, वो भाखड़ा नागल हो जाएगा। ठीक है। हीराकुंड बांध आपका 1957 का है, सबसे पहला मानव निर्मित है। ठीक है। इसकी जो साथी लेंथ है वो लगभग आपका 4800 मीटर है, 4800 मीटर। नैयर बांध तो ये केरल में है, नैयर रिवर पर ही है केरल में। टिहरी बांध मैंने आपको बता दिया, ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस रिवर पर है, महानदी पर। और स्टेट कौन सा होगा इसका जरा बताएं सब लोग, उड़ीसा हो जाएगा। तो टिहरी कहाँ पर है आपका, वो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भाखड़ा नागल हमने बात कर ली, पंजाब सतलज पर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नांगल बांध कहां पर है साथी आप देखें, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड आपका महानदी पर है जी भैया। नागार्जुन सागर क्या गोदावरी पर है, आज ही कितनी बार बताया आपको, कृष्णा पर है, तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, 2 बार एक्सप्लेनेशन में आ गया, इस बार क्वेश्चन में आ गया। सरदार सरोवर परियोजना साथी आपका क्या बोलेंगे, ये नर्मदा नदी पर है जी भैया। तो गलत तो एक ही हो गया, नांगल बांध सतलज रिवर पर है, सतलज रिवर पर है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र किस स्टेट में है ये बताओ, स्टेट आपसे पूछता हूं। रावी, व्यास, स्पीति या सतलज। तो नाथपा झाकरी जो है परियोजना, ठीक है, नाथपा झाकड़ी जो साथी आपका जल विद्युत संयंत्र है, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, वो सतलज पर लगाया गया। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। मुझे बताओ आप लोग, बगलिहार, बगलिहार जो बांध परियोजना है, ठीक है, क्या बोलेंगे, बगलिहार जो साथी आपका प्रोजेक्ट है ये कहां पर है। तो बगलिहार आपका चेनाब रिवर पर है, चेनाब रिवर पर, चेनाब रिवर पर है बगलिहार। ठीक है। और दूसरा आपका माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा रिवर पर है। क्या बोलेंगे, बेतवा रिवर पर है। आपका बाण सागर कहाँ पर है, वो सोन नदी पर है, बाण सागर परियोजना, सोन, सोन रिवर पर, सोन रिवर पर। माता टीला, बेतवा, एमपी। सूची 1 और सूची 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखिए जरा ध्यान से। राजमहल, ये मैंने आपको बताया भी, पहाड़ी भी है लेकिन यहां पर आ गया राजमहल कोयला क्षेत्र। ठीक है। सोहागपुर, बिसराराम और रानीगंज। रानीगंज जो साथी भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्र में से एक है, यानी अगर कहें तो सबसे पुराना ही कोयला क्षेत्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, जाह्नवी एकदम ठीक लिखा है भैया। भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिले में स्थित है, बहुत गजब। तो रानीगंज की अगर हम बात करते हैं दोस्त आपसे, रानीगंज कहाँ पर होगा आपका, क्या बोलेंगे, रानीगंज। रानीगंज तो भैया पश्चिम बंगाल का हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। राजमहल कहाँ की हो गई, झारखंड के हो गई। सोहागपुर कहाँ का कोयला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का है। और आपका बिसरारामपुर आपका साथी ये कहाँ पर है, आपका बिसरामपुर, ये आपका छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। तो राजमहल झारखंड, यानी 4 से शुरू होगा। एक भी पता था तो भी ठीक कर देते। 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार जो है वो सबसे ज्यादा है। कोरबा जो आपका छत्तीसगढ़ का है, क्या इसके पास सबसे ज्यादा कोयला है। सिंगरौली जो साथी आपका उत्तर प्रदेश का है। रानीगंज जो अभी बताया पश्चिम बंगाल का है। या झरिया जो झारखंड का है। किसके पास सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र है, तो आप कहेंगे भैया झरिया के पास है। किसके पास है, झरिया के पास है। ठीक है भाई, कोयला सबसे ज्यादा किसके पास है, झारखंड के पास है। झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ दूसरे पर आ जाता है। ठीक है, झारखंड पहले पर आ जाता है, उड़ीसा आपका बाद में आता है इसका। अगर कुछ बात हम करते हैं माइन की, कुछ जो माइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंह भूमि कहाँ पर है, सिंह भूमि जो माइन है, सिंह भूमि जो खदान है, सिंह भूमि ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो आप कहेंगे भैया झारखंड में है सिंह भूमि, जहाँ पर झरिया है झारखंड में है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं मयूरभंज और बादाम पहाड़ कहाँ पर है। मयूरभंज और आपका, मयूरभंज ही बताइए, बादाम पहाड़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप कहेंगे भैया वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कुद्रेमुख कहाँ पर है, चिकमंगलूर कहाँ पर है, माइंस, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर ये माइंस कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे ये भैया चिकमंगलूर ये कर्नाटक में है।
कर्नाटक में है। नोवा मुंडी कहाँ पर है? नोवा मुंडी कहाँ पर है? वो भैया झारखंड में है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है। सन्ना, अब सतना बताओ, सतना कहाँ पर है आपका? हीरे के लिए अगर मैं बोल दूं आपका, सतना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सतना, पन्ना, ये कहाँ पर है? एमपी में है। केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ पर है? कोलार जो गोल्ड फील्ड्स है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए हैं? हीरे के लिए हैं, बड़े पूछे जाते हैं। कोलार और साथ ही आपका हट्टी, हट्टी और कोलार ये कहाँ की हैं? ये सोने की हैं। ये हैं आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में है। किसके लिए? गोल्ड के लिए जानी जाती हैं। तांबे के लिए क्या बोलोगे भैया? खेतड़ी माइंस है। कहाँ पर है खेतड़ी? राजस्थान में, राजस्थान में है। किसके लिए जाना जाता है? कॉपर के लिए, तांबे के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तांबे के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है। बैलाडिला एमपी में है, केमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंह भूमि झारखंड में है, या मयूरभंज उड़ीसा में है? तो मयूरभंज उड़ीसा, ये तो हमने बताया था ना, मयूरभंज एक छऊ भी होता है। हर चीज को रिलेट करना। मयूरभंज छऊ कहाँ का था? उड़ीसा का था। मयूर उड़ गया। सिंह भूमि क्या झारखंड का है? जी भैया। केमानगुंडी कर्नाटक की है? जी हाँ। बैलाडिला की खाने कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है? नहीं जी। बैलाडिला ये आपका छत्तीसगढ़, बस्तर, उसके जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मौजूद है। ठीक है, और ये कहाँ, इन चारों से क्या मिलता है? बैलाडुला, कमानगुंडी, सिंह भूमि, लोहा मिलता है इनसे। मयूरभंज किसके लिए? आयरन के लिए फेमस है, आयरन के लिए, आयरन के लिए फेमस है ये सब। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को देखिए। इधर कुछ मिनरल्स हैं, उधर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लो अयस्क सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तांबा, सोना और आपका अभ्रक। तो जो आयरन ओर है साथी, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? लोहा सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है। इस बात में गलत तो नहीं? नहीं जी। तांबा सबसे ज्यादा अभी बताया, खेतड़ी राजस्थान। सोना, कोलार गोल्ड फील्ड्स आपका कर्नाटक। और अभ्रक कहां पर हो जाएगा साथी? आंध्रा में हो जाएगा, आंध्रा में। तो क्या बनेगा देखा जरा, 1324, 1324, 1324। ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। मुझे बताओ, मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पर है? मैग्नीज, मैग्नीज उत्पादन में जो प्रथम है वो भैया मध्य प्रदेश है। निकेल उत्पादन में पूछ ले आपसे, आप कहेंगे उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। और जिंक में पूछ ले आपसे, जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता में कौन है? तो आप कहेंगे जस्ता में भैया राजस्थान है, राजस्थान। ठीक है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, भारत में एक जगह है अंकलेश्वर। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कौन से आपका हाँ भाई, मैं नहा लिया आज। अंकलेश्वर जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। आगे बहुत ठीक लिख दिया आपने, सारे ही छऊ लिख दिए मेरे भाई। क्या बोलेंगे? पेट्रोल के भंडार के लिए इंडिया में अंकलेश्वर। और सबसे ज्यादा साथी जो रिफाइनरी हैं वो भी बहुत पूछी जाती हैं। आप मुझे बता सकते हैं, तेल शोधनशाला जो होती है भारत में, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो कहाँ पर है? भारत में सबसे बड़ी जो साथी रिफाइनरी है, तो क्या बोलेंगे आप? जामनगर, जामनगर में है भैया, जामनगर में। आप मुझे बता सकते हैं भारत में साथी जो सबसे पहली, सबसे पहली सफल तेल शोधनशाला कौन सी थी? सबसे पहली सफल रिफाइनरी कौन सी थी? तो आप कहेंगे सबसे पहली जो सफल रिफाइनरी, नहीं ऐसा, ये शब्द ठीक नहीं रहेंगे, हम बोलते हैं भारत की सबसे 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 पहले, सबसे पहले उत्पादन कहाँ से हुआ था तेल का? तो आप क्या बोलेंगे? वो हुआ था भैया डिगबोई से, डिगबोई से। ठीक है, 1887 में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में है।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ऐसा नहीं था कि सबसे पहले तेल का कुआं यहां पर खोजा गया डिगबोई में, वो माकूम असम में, इससे भी 20 साल पहले खोजा गया 1867 में। भैया अंकलेश्वर गुजरात में, बहुत शानदार, यहीं पर गुजरात में ही जामनगर है। यही क्वेश्चन आपसे पूछना था, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंकलेश्वर कहां पर है, गुजरात में। अब मैं आपसे पूछूं गुजरात के और कोई जानते हैं आप, गुजरात के जो साथी आपका, किसके लिए, कोयली क्षेत्र कहां पर है, कोयली जो साथी रिफाइनरी या आपका तेल उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे गुजरात है भैया, कोयली क्षेत्र। जैसे मैं बोलूं बरौनी क्षेत्र कहां पर है, तो बरौनी आपका बिहार में है, बिहार में है, ठीक है। बॉम्बे हाई तो आप जानते हैं महाराष्ट्र का। नूनमटी कहां पर है, नूनमटी ये असम में है, नूनामटी भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, असम में है, ठीक है, असम में है नूनामटी। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया आपकी अब शादी भी होगी, अब दाढ़ी कब कटवा रहे हो, मैं रोज दाढ़ी कटवा के आऊंगी क्लास में भाई। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, डिगबोई असम में। तो देखो यहां पे गलती कर देते हैं, ये सफल उत्पादन हुआ है सबसे पहले मक्कुम में 1867 में, इससे भी 20 साल पहले 1867, लेकिन वो सफल नहीं रहा था 1867। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ साथी आपके एटॉमिक पावर स्टेशन, आप जानते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन का मतलब है आपका, बहुत बढ़िया, एटॉमिक पावर स्टेशन होता है आपका जो किसके लिए होता है, बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो स्टेट दे रखे हैं और इनका मिलान पूछा है, कल पक्का मिलने आएंगे, कल पक्कम तमिलनाडु। नरोरा कहां पर है आपका साथी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ठीक है। काकरा पार कहां का है बताएंगे जरा, भैया गुजरात का है, ठीक है। का करे पार ही नहीं हो रहा है गुजरात, गुजर ही नहीं रही है रात। ट्राम्बे क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र का है ट्राम्बे। तो क्या बन जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, एकदम से ठीक बन जाएगा। कुडनकुलम मैं आपसे पूछूं, कुडनकुलम कहां पर है, तो कुडनकुलम है आपका तमिलनाडु का, क्या बोलेंगे भैया, तमिलनाडु का है, ठीक है। केगा कर्नाटक का है, केगा कर्नाटक का है। और रावत भाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ का है, रावत भाटा भैया जी ये आपका राजस्थान का है। अरे रेस्पॉन्स भी दे दिया करो, राजधानी पूछने लग जाऊं क्या तुमसे स्टेट की, या देशों की करेंसी पूछने लग जाऊं, बता दिया करो। हाँ भैया एक क्वालिटी स्टडी हम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। अब एक एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था, बोलो बांग्लादेश में कुल कितनी नदियां बहती हैं। करने लायक प्रश्न था, छोड़ने लायक प्रश्न था। आपको लगता पूरी दुनिया में भी किसी ने पढ़ाया होगा, बांग्लादेश के किसी टीचर ने वहां के किसी स्कूल में पढ़ा दिया हो तो बात अलग है, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं छोड़ने लायक, तो आपकी प्रैक्टिस, मतलब भाई 100 क्वेश्चन आए पेपर में, 100 क्वेश्चन में से मेरिट तो 100% पर लगनी नहीं, मेरिट लगी 85 पर। तो यानी कि करने लायक कितना था आपको, 85 करना था, कितना छोड़ देना था, ये 15 छोड़ देना था। अब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 85, हो सकता है किसी बच्चे के 92 आ जाए, हो सकता है किसी के 91 आ जाए, हो सकता है किसी के 87 रहे हो सकता है किसी के 88, मतलब फाइनल मेरिट 85% पर गई, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। तो 15% तो छोड़ने लायक था ना, तो अगर 15% छोड़ने लायक है तो परीक्षा में उसकी चिंता नहीं करनी है। ये 15 सिलेक्शन नहीं दिलाता है कभी भी। जब आप ये माइंडसेट बना लेंगे ना पेपर में कि हाँ ये तो छोड़ने वाला प्रश्न है, बाकी आप परफेक्शन के साथ करें, बाकी आप बहुत बेहतरीन तरीके से करें। मैं आपसे ये बोल दूं नहीं भैया 100% मेरी जीएस की क्लास कर लो, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बात ये करने लायक जो है उसको मैक्सिमम हम कितना, भैया प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर का एसएससी में बड़ा रोल है। एसएससी आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई क्वेश्चन पेपर आप जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखोगे, देखो मैं बताता हूं आपको, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। बहुत इजी का मतलब ऐसे नहीं कि नर्सरी का बच्चा कर देगा,
बहुत इजी से मतलब होता है कि करने लायक होते हैं, बहुत आसान से सभी करते हैं उन्हें। अगले जो 6 से 7 होते हैं ये होते हैं आपका मॉडरेट और प्रीवियस ईयर। मतलब मॉडरेट है, नया सा प्रश्न लगेगा लेकिन है प्रीवियस ईयर। बच्चा नहीं कर सकता जो अपनी तैयारी भी कर रहा है, एसएससी की तैयारी उसने नहीं की है, स्टैटिक जीके वो नहीं पढ़ता, ये वही क्वेश्चन है। ये 6-7 उस पर पहुंचता है, तो 14-15 पे तब पहुंचता है। इस पे अपनी मेहनत से पहुंच सकता है बच्चा। इसमें अगर उसने अपने डेटा में स्टैटिक को जोड़ लिया और प्रीवियस ईयर को जोड़ लिया तो यहां पर पहुंच जाएगा 14-15 पर। 20 की बात मैं कर रहा हूं। और फिर इसके बाद में अलग एफर्ट्स हैं आपके कि भाई आपने इससे एडवांस क्या पढ़ा है। ऐसे स्कोर बनता जाता है धीरे 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 धीरे। ठीक है भैया, कुछ क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, मैं तो पूरा पेपर सॉल्व करके आ गई। पूरा पेपर सॉल्व करोगे ही? पूरा पेपर नहीं है। बच्चे ये सोचते हैं यार पेपर टाइम पे ऐसा होता है जैसे 100 क्वेश्चन है, अब वो सोचते हैं यार पहली शिफ्ट का पेपर आ गया, अब सब लोगों ने बोल दिया आसान आया है, अब उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा यार मेरे तो 60 ही हो पा रहे हैं, 60% पे ही हूं मैं तो, 70% पे ही हूं। सब लोग कह रहे हैं यार कम से कम 80%, 90% मेरिट जाएगी। अब उसको लगता है एग्जाम हॉल में कि उसका 60% पर तो होना जाना तो है नहीं, होना जाना तो है नहीं, तो वो फिर तुक्के लगाता है, जबकि तुक्के से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारी वीडियोज आती हैं तुक्का कैसे लगाएं एग्जाम में, उन पे व्यूज उन बच्चों के आते हैं जिनको लेना देना नहीं है पेपर से कुछ, जो 4 दिन पहले पढ़ते हैं पेपर से, जो पेपर से 15 दिन पहले हीरो बनना चाहते हैं, पेपर से 1 महीने पहले हीरो बनना चाहते हैं। तुक्के से नहीं होता सिलेक्शन, सिलेक्शन होगा मेहनत से। कभी रह जाओगे, कभी जो सोच रहे हो वो नहीं पूरा होगा, अगले साल भी मेहनत करोगे। लोगों ने वर्षों तक मेहनत की है ना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, पहला जो साथी जल विद्युत यानी कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट लगा 1902 में, 1902 में सफल हो गया। ठीक है। और तो मैंने आपको बताई दी थी सब, नाथपा झाकरी वगैरह, वो शरावती, यही इंपॉर्टेंट वही पूछी जाती है। बोकारो जो साथी आपका स्टील प्लांट लगा वो किसके सहयोग से लगा, और बोकारो है कहां पर ये बताएं। ठीक है जी, बिल्कुल नीरज भाई आप आ सकते हैं। जी 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 अरशद भाई, बहुत कमाल, बहुत शानदार। बोलेंगे जी। ठीक है ओके। देखिए भाई, बोकारो स्टील प्लांट क्या बोलेंगे भैया, रूस, रसिया से। किसके सहयोग से हुआ? रसिया के सहयोग से हुआ। ठीक है। और बोकारो बना आपका 1964 में, जब तीसरी हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था। 5 ईयर प्लान में आपको इकोनॉमिक्स में बताऊंगा। राउरकेला बता सकते हैं आप क्या मुझे? राउरकेला कहां पर है आपका? उड़ीसा में। किसकी हेल्प से बना था राउरकेला? तो आप कहेंगे भैया जर्मनी की हेल्प से बना, जर्मनी, 1959 में। भिलाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और किसकी हेल्प से बना था? भिलाई हमारी कौन सोचता? रूस सोचता। ऐसे सोच याद कर लेते हैं, सोचता कोई नहीं है, सब मतलब के दोस्त हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1959। कभी अमेरिका दोस्त हो जाता है, कभी रूस हो जाता है अपने फायदों के लिए। क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल में, यूके की मदद से। यूके मतलब ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल कहते हैं, सेल की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलेंगे? 1965, 1971, 1974, 1956? नहीं जी, इसको चेंज करिए। क्या बोलेंगे? 1973 में हुई थी, 1973। सेल 1973, 24 जनवरी 1973 को हुई थी। ठीक है। हमारी जो साथी आपका इस्पात मंत्रालय है, स्टील मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा। कुछ एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनी दी हुई है साथी, और वो एल्यूमिनियम की कंपनियां कहां पर हैं? जैसे बाल्को है, 1965 की कंपनी है बाल्को। पूछ रहा है ये कहां पर है बाल्को, तो आप कहेंगे बाल्को, बाल्को कहां पर है? कोरबा में है भैया। कहां पर है? कोरबा में है।
छत्तीसगढ़ में है, बाल्को कंपनी। स्टील क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन होता है, एल्यूमिनियम। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को जो 1958 की है। हिंडाल्को कब स्थापित हुई थी पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे 1958 में भैया। ये कहां पर है, रेणुकूट में है। और रेणुकूट कहां पर है, ये यूपी में है। तो हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में मौजूद है। नालको की बात करें, नालको बता सकते हैं 1981 पूछा गया एसएससी के द्वारा ही, नालको को कब स्टैब्लिश किया गया। तो क्या बोलेंगे भैया, नालको आपका हीराकुंड। हीराकुंड कहां पर है, वो उड़ीसा में है। और आईएसी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहां पर है साथी, कोरापुट में है। कहां पर है, कोरापुट में है। तो क्या होगा आपका बताएं जरा, 2-4-1-3 हो जाएगा, 2-4-1-3 हो जाएगा, एकदम से ठीक है, 2-4-1-3, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे आएंगे। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, नेपा नगर सीमेंट के लिए जाना जाता है क्या, सीमेंट के लिए साथी याद रख लेना। पहला कारखाना कब बना था सीमेंट का, पहली जो फैक्ट्री है सीमेंट की 1904 में। कहां पर, चेन्नई में, 1904 चेन्नई। तो क्या ये सीमेंट से है, नहीं जी। उर्वरक से है नेपा नगर, हैंडलूम से है। हैंडलूम डे कब बनाया था बताना जरा, अखबारी कागज से है नेपा नगर। अखबारी कागज कहां पर है नेपा नगर भैया, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। यहां पर एक चीजें याद आती हैं, मुझे बताओ अगर हम बात करें पहला कागजी कारखाना कहां पर खुला था, कागज की जो साथी फैक्ट्री खुली, कागज का जो कारखाना खुला वो कहां पर खुला था। तो आप कहेंगे पहला कागज कारखाना भैया 1832 में खुला था श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, फिर सफल खुला आपका 1867 में, वो खुला था आपका बालीगंज कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बालीगंज कहां पर है, पश्चिम बंगाल में ही। ये क्या हो गया था आपका, सफल हो गया था। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है आपका भारत की पहली सूती मिल, पहली जो कॉटन मिल थी, सूती किसको बोलते हैं, कॉटन को, पहली जो सूती मिल है वो कब शुरू हुई थी। तो आप कहेंगे 1818 में हुई, लेकिन वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। 1854 में जो आपका कलकत्ता वाली तो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। ठीक है, और जो 1854 में बम्बई में वो क्या हो गई थी, सफल हो गई थी। बॉम्बे स्पिनिंग जो साथी कंपनी आई उसने फिर इसका सफल उत्पादन किया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मेरा पिछली बार एमटीएस में 20 क्वेश्चन सही था, अब की बार 4 और सही हो जाए, बहुत बढ़िया, सारे के सारे ही कर दो। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। एग्जाम हमेशा देना चाहिए एसएससी पॉजिटिव मेरे भाई। सर मेरा स्कोर इतना आ रहा है, स्कोर एकदम से नहीं आते हैं। आप सोचो ना, जिस दिन आपने तैयारी शुरू की होगी उस दिन क्या स्थिति आपकी होगी, इससे हमेशा कंपैरिजन करो। आप ढूंढते रहते हो ना मोटिवेशन मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ यही है, तो कोई अर्थ तो नहीं, लेना देना तो है नहीं। आप ये देखो आपकी स्थिति क्या थी शुरुआत में, एनालिसिस करो। क्या पहले दिन आपकी इतनी ही तैयारी थी, जितना कुछ आज आप जानते हैं, आप हर रोज बेहतर होते हैं। बेहतर हर रोज क्यों होते हैं, क्योंकि आप हर रोज सीखने की क्षमता रखते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। और आप अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो रोज कमतर होते जाएंगे। रोज बेहतर होना ही सिलेक्शन की तरफ जाना है, उसमें प्रयास लगते हैं। कभी कभी किनारे पर रह जाएंगे, दशमलव अंकों से लग जाएंगे, बहुत रोओगे, बहुत आंसू आएंगे। कभी कभी लगेगा अरे भैया दशमलव अंक को छोड़ो, हम तो 30 अंक दूर थे। वो गलतियां हैं, उसके लिए अभ्यास करना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं, कल हम 65 क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।